आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, 2 चैप्टर एक साथ। ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है और ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट कौन सा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो, 2 चैप्टर हम एक साथ पढ़ेंगे। आप भी घर पे जब भी रिवाइज करना, इन दोनों चैप्टर को कंबाइंड ही आप रिवाइज करोगे। सर, इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है? सोर्सेज ऑफ लॉ में हम ये सीखेंगे लॉ बनाता कौन है, और एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये सीखेंगे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लॉ में एक ही चीज सीखना है, हु मेक्स द लॉ, और एडमिनिस्ट्रेशन में ये सीखना है कि हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ डिफॉल्ट है लॉ में, तो उसका जुडिशरी कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेटा हम किसकी? सोर्स ऑफ लॉ की। जब भी हम लॉ की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ होता क्या है? तो लॉ ऑलवेज बेटा 3 चीजों को कंबाइन करके बनाया जाता है। एक हमारा होता है कोड, एक होता है हमारा कस्टम, और दूसरा होता है हमारा केस लॉ। ठीक है, ध्यान से बेटा, मैंने वहां पे केस स्टडी नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? केस लॉ। केस स्टडी में और केस लॉ में बेटा बहुत का डिफरेंस होता है। बाद में समझाऊंगा केस स्टडी क्या होता है। अभी समझो पहले कोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड? सबसे पहले याद रखना, कोड विल बी सेम फॉर एवरीवन। कोड हमेशा सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो कोड मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है वो आपके ऊपर भी लगेगा, पूरी कंट्री के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब कोड में आता क्या है? कोड में आता है बेटा आपका एक्ट, कोड में आता है आपका रूल, कोड में आता है आपका रेगुलेशन। ठीक है, पहले इन 3 चीजों को समझते हैं। देखो, मैंने क्या क्या बोला? कोड में क्या आता है? एक्ट, कोड में क्या आता है? रूल, कोड में क्या आता है? रेगुलेशन। अब पूछोगे अमित सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशंस? तो एक्ट को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। एक्ट का मतलब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट जब भी कोई एक्ट बनाती है उसका कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीएसटी की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं, या स्टैंप ड्यूटी की बात करूं, या रजिस्ट्रेशन ड्यूटी की बात करूं, वो फिस्कल लॉ है। फिस्कल लॉ का मतलब होता है गवर्नमेंट जस्ट उस लॉ से क्या जनरेट करना चाहती है? रेवेन्यू। जनरेट क्या करना चाहती है बेटा? रेवेन्यू। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक एक्ट, ट्रैफिक से क्या कंट्रोल करना चाहती है? ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहती है। तो हर एक एक्ट का अपना क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट तो डिसाइड कर लिया कि हमारे एक्ट का ये ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करें? तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बोले जाते हैं। आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? प्लानिंग। क्या बोल सकते हो बेटा? प्लानिंग। तो यानी हमने पहले क्या डिसाइड किया? ऑब्जेक्ट। हमने पहले क्या डिसाइड किया? ऑब्जेक्ट, यानी एक्ट बनाया। अब इस एक्ट को रन कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन। रन कैसे किया जाए, इसके लिए क्या बनाते हैं हम? रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ में आया? तो देखो, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा कौन? तो सर इसको बनाता है लेजिस्लेचर। कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। आपसे किसी ने पूछा हु मेक्स द लॉ, तो क्या बोलोगे? लेजिस्लेचर विल मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर विल मेक्स द लॉ। अब इंडिया जो है बेटा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया जो है वो फेडरल लेजिस्लेशन है। फेडरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है 2 गवर्नमेंट। फेडरल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? 2 गवर्नमेंट। बताओ इंडिया में कौन कौन सी गवर्नमेंट है? एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ये एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। जैसे याद करो, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में कस्टम का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, याद आ रहा है? कस्टम पे लॉ बनाने की पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये पावर किसने दी उसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। कौन से लिस्ट ने? लिस्ट नंबर 1 ने, एंट्री नंबर 83 ने। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि भाई तुम क्या बना लो? कस्टम के ऊपर लॉ बना लो। कस्टम का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 सेक्शन ने ऑथराइज किया कि तुम क्या बना लेना? रूल्स और रेगुलेशन। 156 ने ऑथराइज किया क्या बना लेना तुम? रूल, और 157 में क्या बना लेना? रेगुलेशन।
किसी भी एक्ट को रन करने के लिए बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। जैसे याद करो, जब अपन ने कंपनी लॉ में डिविडेंड का चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा डिविडेंड देना मैंडेटरी है, डिविडेंड देना मैंडेटरी है, और अगर कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी के पास इनएडिकेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट है ही नहीं, तो हमने वहां पे क्या बोला था, डिविडेंड देंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स। याद है वहां पे 3 बातें हमने पढ़ी थी कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना होना चाहिए, कहां से पैसे तुम निकालोगे, तो हमने कहां से सीखा, रूल से। तो हर एक एक्ट को अचीव करने के लिए क्या होता है बेटा, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी एक्ट अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब देखो, एक्ट बनाने वाली अथॉरिटी कौन है बेटा, लेजिस्लेचर। लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाता है, गवर्नर। स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाता है, गवर्नर। इतना याद रहेगा। सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाएगा, गवर्नर। एक बात बताओ, अगर लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, लॉ बना रहा है गवर्नमेंट, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट और गवर्नर। अगर हमने लॉ बनाया है तो जो बना रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके किसी भी मिसकंडक्ट के ऊपर। अगर लॉ में कुछ गलत बातें लिखी है तो लाइबल कौन, पार्लियामेंट। लाइबल कौन, गवर्नर। ठीक है, लेकिन आगे मैं डील करूंगा कि लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अगर आपने कोई लॉ बनाया है या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटी, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी। अब देखो, मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा कौन सा टॉपिक हम कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हमने क्या बोला, आज हम 2 चैप्टर को एक साथ डील कर रहे हैं। किसको, सोर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को। आप भी घर पे ऐसे ही रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स में कम, सुनने पे ज्यादा ध्यान दोगे तभी ये लॉ समझेगा। पहले ही बताया था कि ये दोनों चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको क्लास में सब समझ में आएगा, लेकिन जब नोट्स उठा के देखोगे ना तो सब बाउंसर, सब बाउंसर। क्यों, क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग में लिखने का जो तरीका है वो पूरा कैसा है बेटा, बेयर फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाएगा, गवर्नर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पार्लियामेंट क्या होता है। जिन बच्चों को बता रखा वो तो बता दो, पार्लियामेंट क्या होता है। सर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, ऐसी बातें सुबह सुबह नहीं करते। बताना बेटा रिया, पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट की डेफिनेशन, आतिश नालायक। सानिका बेटा बताओ पार्लियामेंट की डेफिनेशन। यश, रूलिंग पार्टी अपोज्ड बाय, याद है इसको, डेमो लिया था। रूलिंग पार्टी प्लस अपोज बाय अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी प्लस अपोज बाय अपोजिशन पार्टी एंड हेडेड बाय स्पीकर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। याद रहेगा क्या बोला मैंने, रूलिंग पार्टी। बताओ अभी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो वो रूलिंग पार्टी हो गई। अपोजिशन पार्टी बहुत सारी है और उसको हेडेड कौन कर रहा है, स्पीकर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। आपने देखा है ना पार्लियामेंट में दोनों तरफ चेयर बेंचेस लगे होते हैं और सामने एक राजा महाराजाओं की चेयर लगी होती है जिस पे एक बंदा बैठा होता है, ठीक है, हेडफोन लगा के बैठा होता है, जिसकी कोई सुन नहीं रहा होता, ठीक है। दैट पर्सन इज नोन एज क्या बेटा, स्पीकर। ठीक है, अब मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, यानी लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे कौन है बेटा, पार्लियामेंट। अब एक छोटा सा सवाल पूछ दूं सुबह सुबह अच्छा सा कि बेटा बताना सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे, करेक्ट। जो कंट्री जीतता है वो सेंट्रल और जो स्टेट जीतता है वो स्टेट। बाकी जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो वहां पे गवर्नमेंट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में डिफाइन है। आपसे किसी ने पूछा गवर्नमेंट की डेफिनेशन कहां डिफाइन है, तो क्या बोलोगे, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की डेफिनेशन डिफाइन है। वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए कितना, जो कंट्री जीत के आ रहा है वो सेंट्रल और जो पर्टिकुलर सीट जीत के आ रहा है वो स्टेट। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बना रहा है, पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे गवर्नर। स्टेट लेवल पे क्या होता है बेटा, गवर्नर। आपने नाम सुना है कभी स्टेट असेंबली, मतलब स्टेट का पार्लियामेंट, स्टेट का गवर्नेंस बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट असेंबली। आप उसको पार्लियामेंट नहीं बोल सकते क्योंकि पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, स्टेट असेंबली जो राज्य को कंट्रोल कर रहा है।
समझ में आया? तो बताओ सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर। पार्लियामेंट का मतलब रूलिंग पार्टी प्लस अपोज बाय अपोजिशन पार्टी एंड हेडेड बाय स्पीकर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट्रल लेवल के लॉ बना दिए पार्लियामेंट, स्टेट लेवल के लॉ बना दिए गवर्नर ने। किसके लिए बनाए हैं? पब्लिक के लिए बनाए। सिर्फ पब्लिक के लिए या उनके ऊपर भी अप्लाई होगा? दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। अब मुझे बताओ, लॉ बना दिया, क्या सपना आएगा आपको कि लॉ बन चुका है? नहीं ना। गवर्नमेंट आपको सपना दिखाएगी कैसे? नोटिफिकेशन देके। कैसे बेटा? नोटिफिकेशन। आ रही है बातें समझ में? तो जब भी कोई लॉ बनता है उसको पब्लिक को बताने के लिए क्या लाते हैं बेटा? नोटिफिकेशन। पता है नोटिफिकेशन कहां आता है? एक वर्ड हमेशा याद रखना, ऑफिशियल गैजेट में। कहां आता है? ऑफिशियल गैजेट में। आपको एग्जाम में टेक्स्ट में अगर एमसीक्यू पूछ ले कि बेटा कोई भी नोटिफिकेशन कहां आता है, तो क्या बोलोगे? ऑफिशियल गैजेट में। याद रहेगा? अच्छा बताओ, हमने नोटिफिकेशन लेके आ गया। अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो हमने लॉ बनाया है, जो हमने नोटिफिकेशन लाया है, उसमें हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। यानी आपके कुछ वर्ड्स हमें नहीं समझ में आ रहे, आपने जो इंटरप्रिटेशन दिया उसका मीनिंग हमें क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके रिगार्डिंग क्या आती है बेटा? सर्कुलर। क्या आता है? सर्कुलर। ठीक है, अब एक बात समझना, नोटिफिकेशन पूरे कंट्री के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब डिपार्टमेंट से पब्लिक पे जाना है तो नोटिफिकेशन, लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाना है तो सर्कुलर। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो मोदी जी बेटा टीवी पे दिखे थे। ठीक है, क्या बोला? 8 बजे के बाद से 500 और 1000 की करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी, मतलब उसको करेंसी से हटा रहे हैं। ये क्या था? नोटिफिकेशन, क्योंकि पूरी पब्लिक को बताया। और दूसरे दिन आरबीआई ने बैंक्स को क्या बोला कि भैया 4000 से ज्यादा करेंसी एक्सचेंज मत करना, क्योंकि हमने ज्यादा भी करेंसी नहीं छापी है। तो वो क्या था? सर्कुलर। क्या वो हमारे लिए था? वो किसको गाइडेंस दिया गया था? बैंक्स को। आ रही है बातें समझ में? तो देखो हमने क्या बोला, कोड में क्या आता है? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। ये सब बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। बनाया किसने बेटा? लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर सेंट्रल का हो सकता है और ये लेजिस्लेचर स्टेट का हो सकता है। सेंट्रल के लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो पूरी कंट्री पे लगेगा। स्टेट के लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर लगेगा। स्टेट के लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो कहां लगेगा बेटा? स्टेट के ऊपर लगेगा। जैसे मैंने आप लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक चैप्टर पढ़ा रखा है जिसका नाम है इंडियन स्टैम्प एक्ट, पढ़ाया था। अब एक बात मुझे बताओ, हमने एक बात क्या पढ़ा था? स्टैम्प एक्ट 1860 किसका लॉ है? सेंट्रल का लॉ है। लेकिन आज के दिन जब भी हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो हम स्टेट के लॉ को देखते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर स्टेट में कितना स्टैम्प ड्यूटी का रेट लिखा हुआ है। आ रही है बातें समझे? तो जब हम लॉ की बात करेंगे तो सेंट्रल का अप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम स्टैम्प ड्यूटी के रेट की बात करेंगे तो किसका अप्लाई करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के रेट्स लेंगे। आ रही है बातें समझ में? इसी वजह से बेटा हर एक स्टेट का अपना अलग अलग स्टैंप ड्यूटी है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग स्टैंप ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। कोई डाउट यहां तक? ध्यान से देखो, ये सब बातें समझ में आ गई? रट्टा मारो। कोड में क्या क्या आना है बोलो? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। सब कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर। सेंट्रल का लॉ फॉर होल कंट्री, स्टेट का लॉ फॉर पर्टिकुलर स्टेट। करेक्ट है? एक बात बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, क्या वो कैंसिल हो सकता है? यस, कैंसिल हो सकता है। उसके लिए बेटा क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है उसके लिए? जुडिशियल रिव्यू। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, पहले ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वैसे ही घर पे जाके बेटा लिंक में पढ़ोगे तो ही ये चैप्टर याद रहेगा और फिर तुम अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। क्योंकि जैसे ही तुमने जाके मेरे नोट्स को उठाया, 100% गारंटी के 1000% गारंटी दे रहा हूं, एक वर्ड नहीं झेलना। लेकिन ये झेला जा रहा है, तो आपको घर पे जाके इसका ऐसे ही बेटा नोट्स बना लेना है, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, लास्ट टाइम रिपीट करो। कोड में क्या क्या आएगा बोलो? एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट टू पब्लिक, सर्कुलर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। एक्ट मीन्स और रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स ये तीनों बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेंट्रल का लॉ,
पूरी कंट्री पे, स्टेट का लॉ ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। और अगर उस लॉ में कोई प्रॉब्लम आई तो क्या करना है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू करने के बाद लॉ को क्या किया जा सकता है, वॉइड भी किया जा सकता है। समझा, यहां तक कोई डाउट? अच्छा बताओ, हमने क्या बोला, कोड विल बी सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए कोड एक जैसा रहेगा। क्या किसी में कोड चेंज होगा? नहीं, सबके लिए कोड बेटा एक जैसा ही रहेगा। करेक्ट है? अब ध्यान से सुनो, अब आते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब होता है हमारा रिलीजन। तो जब भी हम लॉ बनाते हैं तो हम अपने ट्रेडिशन को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? ट्रेडिशन को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं कि सर कौन सा लॉ फिट होगा, कौन सा लॉ नहीं फिट होगा। जैसे आपको पता होगा मुस्लिम्स का अपना लॉ है बेटा, मुस्लिम लॉज, ठीक है। अब आपको रिसेंटली पता होगा, आज से 1.5 या 2 साल पहले एक कंसेप्ट बेटा डिलीट हुआ था मुस्लिम्स के लॉज में से, दैट इज कॉल्ड 3 तलाक। ठीक है, क्यों डिलीट हुआ था? क्योंकि हमारे कंट्रीज के अकॉर्डिंग ओनली 1 मैरिज, ठीक है, आप डाइवोर्स देने के बाद 2nd मैरिज कर सकते हैं। अब वहां पे क्या था कि एक ही पर्सन 3 4 मैरिज करते थे, तो वो उनके कस्टम में लिखा हुआ था। लेकिन क्या हमारे कस्टम में ऐसा है? नहीं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, बेटा तुम रह कहां रहे हो? इंडिया में, तो फॉलो भी क्या करना पड़ेगा, इंडियन कोड। अब एक बात सुनो बेटा, कस्टम की वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इंडिया में कास्ट बहुत है, ठीक है। और आपने देखा होगा इंडिया में कास्ट तो छोड़ो, भगवानों के भी कास्ट है नहीं? हर एक गॉड अलग अलग लोगों के लिए डिफाइन है, ठीक है। और आपस में 2 गॉड तो हमेशा लड़ रहे होते हैं। बताओ कौन? शंकर जी और गणेश जी। पप्पा कौन? शंकर जी। बेटा कौन? गणेश जी। पूजा सबसे पहले किसकी? बोल रहा था बेटा तेरे से पहले, मेरे से पहले तो तेरी पूजा होती है। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। कैसा क्यों भाई? अब ध्यान से, सर हमारा रिलीजन जो है हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा ड्रॉबैक में ले जाता है, ठीक है। एक जीता जाता एग्जांपल देता हूं, गंगा रिवर का नाम सुना ना? बेटा गंगा रिवर को हर एक 2 साल 3 साल पे साफ करवाई जाती है। 4000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट गंगा रिवर के पानी को क्लीन करने के लिए। कभी गंगा रिवर गए हो जाके देखा है पानी कितना साफ होता है? और वही देखो हमारा धर्म देखो कितना प्योर है। घर में अगर पानी में एक छोटा सा बाल आ जाए ना, मम्मी के ऊपर चिल्ला देते हैं। या मम्मी आटा बना रही थी, आटे वाले हाथ से ही पानी का गिलास उठाया दिया, पानी में क्या, गिलास पे क्या लगा हुआ? आटा। 4 बातें सुना देंगे हम उनको। लेकिन जब हम गंगा रिवर में जाते हैं तो पूरी गंदी वाली पानी हम पूरे बोतल में भर के लाते हैं, ठीक है, और उसका उसी को पूरे घर में छिड़क रहे होते हैं। गंगा रिवर में क्या क्या गया है आपने देखा है? सर अगर देख बोलूं तो कितनी सारी डेड बॉडी को गंगा रिवर में ऐसे ही डाला फेंका गया है। दूसरा, जितनी भी हमारी डेड बॉडी, जब हम हिंदू रिवाज में क्या है बेटा, हम उनको जलाते हैं और जलाने के बाद उनकी अस्थियां उठाते हैं और फिर गंगा रिवर में, ठीक है। दूसरा, अपना राहुल ये मन्नत मांग क्या है, बस इस बार पास करवा दो, पूरा बाल आप ही को देख के आऊंगा मैं। एक बात मुझे बताओ, तुम मुंडन भी जाके कहाँ करवाते हो? गंगा रिवर में। सब कुछ गंदा किसने किया है? हमारे धर्म में बेटा एक रूल है। अब जैसे गणेश जी हम बैठाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बिना मोदक वो खुशी नहीं होंगे, ठीक है, पूरी थाल भरी मोदक चढ़ा देते हैं, ठीक है, बिना मोदक वो हैप्पी नहीं है। हमारे रिवाज में एक धर्म है बेटा, आपने देखा होगा मंदिर के बाजू कभी भी फ्यूचर में दुकान खोल लो ना, बेस्ट दुकान बताता हूँ, टैक्स फ्री, कभी टैक्स नहीं लगेगा। मंदिर के बाहर फूलों की दुकान और मिठाई की दुकान खोलने का, और जितने पूजा सामग्री होते हैं ना उनकी दुकान खोलो, टैक्स फ्री है बेटा, फुल टैक्स फ्री। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर का कहना यह है कि जो आपने दुकान खोला है ना वो इंसिडेंटल है मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। हमारे हिंदू रिवाज में धर्म क्या है कि जब तक हम अगरबत्ती ना दिखाएं, घंटी ना डुलाएं, घंटी डुला के बेटा हम क्या करते हैं, भगवान को पहले जगाते हैं, बेटा जग जा तू, ठीक है, क्यों, मैं आ रहा हूं, ठीक है, ये हिंदू रिवाज है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो, ये सारी हरकतें कर रहे हो, ये सब एग्जम्प्ट है। क्योंकि रिलीजन वाला जो भी इनकम होता है वो सब क्या होता है बेटा, एग्जम्प्ट। इसी वजह से बेटा जितने भी फूल वाले दुकान होते हैं, माले वाले, और ये सबकी इनकम ही एग्जम्प्ट होती है। लेकिन कब? जब ये दुकान मंदिर के सामने हो, ठीक है। वैसे भी एग्जम्प्ट होती है क्योंकि ये मेन पर्पस को अचीव करने के लिए क्या है बेटा, इंसिडेंटल है। आ रही है बातें समझ में? हमारी कंट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा क्या है बेटा, रिलीजन।
हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता, हम डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। जो भी पैसा होगा कहां लगाएंगे? रिलीजन्स के ऊपर। आपने देखा होगा, आपको पता है इंडिया में CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 90% कंपनी अपना CSR का पैसा डेवलपमेंट में नहीं, कहां बनाती है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। क्यों? क्योंकि बेटा इनमें गया टैक्स फ्री, फिर इनसे रिटर्न भी आएगा, फिर दूसरा मंदिर, फिर नए गॉड जनरेट होंगे। ठीक है, तो रिलीजन। अब हम बोल रहे हैं कि सर एक बात बताओ, आपने इतनी सारी बताई, क्या कस्टम इतना बुरा है? मैं ये नहीं बोल रहा कस्टम बुरा है, मैं ये बोल रहा हूं कि कस्टम फॉलो करना है, लेकिन कब? जब कोड साइलेंट हो। अगर कोड ऑलरेडी है तो कस्टम फॉलो नहीं करना है। हमारे लॉ मेकर का ऐसा कहना है कि क्योंकि अगर कस्टम फॉलो करने लगे तो हर एक का अपना अपना बेटा क्या है? धर्म है, अपने अपने क्या है? रिवाज है, अपने अपने क्या है? प्रोसीजर्स हैं। तो बोला नहीं, आप तब कस्टम फॉलो कीजिए जब क्या हो बेटा? कोड साइलेंट हो। आ रही है बातें समझ में? तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने सोर्स ऑफ लॉ में सेकंड पिलर किसको डाला है? कस्टम को डाला है, लेकिन ये फॉलो कब होगा? जब कोड साइलेंट होगा। क्लियर है? लास्ट क्या आते हैं बेटा? केस लॉ। केस लॉ का मतलब होता है, अगर मैं इसको बोलूं तो हम बोलते हैं जजमेंट। हम क्या बोलते हैं इसको बेटा? जजमेंट। बट ये टोटली रॉन्ग है बेटा। केस लॉ का मतलब जजमेंट नहीं होता, केस लॉ का मतलब होता है रीजन। क्या मतलब होता है? रीजन। और बताओ इस रीजन को लॉ में एक नाम दिया गया है, बताओ क्या नाम दिया है? रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब क्या है? रेशियो मींस रीजन और डेसिडेंडी मींस डिसीजन। नाउ रीजन प्लस डिसीजन बिकम्स द केस लॉ। आप मुझे बताओ, हमारे साथ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट हमें जजमेंट देगा, कोर्ट हमें डिसीजन देगा, क्या विदाउट रीजन देगा? पहले क्या बताएगा? भैया ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन दिया। ठीक है, तो जब कोर्ट कोई रीजन देता है ना बेटा, पता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ केस। क्या बोलते हैं उसको? स्टेटमेंट ऑफ केस। आगे इसको भी बहुत एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी के लिए इतना याद हुआ। हमने क्या बोला? केस लॉ का मतलब क्या है? रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो मींस रीजन, डेसिडेंडी मींस डिसीजन। नाउ रीजन प्लस डिसीजन बिकम्स द केस लॉ। अच्छा, केस लॉ और केस स्टडी में डिफरेंस क्या है? केस लॉ का मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट विथ रीजन। ठीक है, और केस स्टडी का मतलब कि आपको एक सिचुएशन दिया गया है, उस सिचुएशन को समझिए और फिर उसका डिसीजन दीजिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आया, जैसे आप सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबने पढ़ रखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले बताओ, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। बेटा सुबह सुबह ऐसे बातें नहीं करते। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रखा है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। लेकिन अगर माइनर को तुमने नेसेसिटी सप्लाई की है तो वैलिड है। माइनर को तुमने क्या सप्लाई किया है? नेसेसिटी, तो वैलिड है। अच्छा बताओ, माइनर को अगर तुमने नेसेसिटी सप्लाई की है तो उसका रिकवरी कब करोगे? जब वो मेजर हो जाएगा। जब वो मेजर हो जाएगा और उसके पास क्या होगा बेटा? पर्सनल असेट, तो उससे क्या कर सकते हो? तुम रिकवरी कर सकते हो। एक बात बताओ, मान लो मैं माइनर फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया, मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया। अब मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने उनको बोला मेरा लेग सही कर दो। उसने बोला 50,000। मैंने बोला ठीक है दूंगा। लेग सही होने के बाद मैं उनको बोल रहा हूं मैं तो माइनर हूं, पैसा नहीं दे रहा मैं, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। बताओ क्या उस डॉक्टर के पास कोई हक है मुझसे पैसा मांगने का? हक है? क्यों? माइनर था ना मैं तो। नेसेसिटी सप्लाई किया, मतलब डॉक्टर आपसे पैसे ले सकता है। तो पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? लॉ, फिर क्या बताना पड़ेगा? फैक्ट, और फिर क्या बताना पड़ेगा? कंक्लूजन। पहले आप लॉ बताओगे कि माइनर का लॉ ये बोलता है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन माइनर के साथ अगर हमको नेसेसिटी वाला काम करते हैं तो उनके लिए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। लेकिन कब क्लेम कर पाएंगे? जब वो मेजर होगा। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं बेटा? केस स्टडी। तो आपके एग्जाम में क्या आता है? केस स्टडी। ज्यादा क्या आता है? केस स्टडी। और कहीं कहीं पे आपको बोल देता है कि साइट एनी रेलेवेंट केस लॉ। इसका मतलब अब वो आपको बोल रहा है कि बेटा भैया जैसा सिचुएशन मैंने तुझे बुक में दिया है, तेरे क्वेश्चन में दिया है, क्या वैसा कोई केस था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का? जजमेंट है? अगर याद है तो वो भी लिख दो।
तो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या आएगा, केस स्टडी, और नीचे लिखा होगा कि इसका आंसर तुम्हें देना है, और साथ में क्या लिखा होगा, साइट एनी रेलेवेंट केस लॉ। मतलब अब किसकी बात कर रहा है वो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं वो। इतनी बातें समझ में आई? पक्का मुझे बताओ, सोर्स ऑफ लॉ में ये डायग्राम क्लियर हुआ? पक्का कोई डाउट? पक्का ना? चले आगे, चलो लास्ट टाइम एक बार रिपीट कर दो, बोलो सोर्स ऑफ लॉ में कितनी चीजें आती हैं, कोड, कस्टम एंड केस लॉ। कोड में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। कौन बनाएगा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नर। पार्लियामेंट का लॉ फॉर होल कंट्री, स्टेट का लॉ फॉर ओनली पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, कस्टम का मतलब हमारा रिलीजन, हमारा ट्रेडिशन, क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, इसको साथ लेके हमें क्या करना है, लॉ बनाना है। लेकिन लॉ ने क्या बोला, जहां पे कोड साइलेंट हो वहां पे कस्टम, और जहां पे कोड ऑलरेडी है तो वहां पे कस्टम को फॉलो मत करो, क्योंकि फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कस्टम कुछ और बोलेगा, तुम्हारा कोड कुछ और बोलेगा। और थर्ड क्या है, केस लॉ। केस लॉ का मतलब रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो मींस रीजन, डेसिडेंडी मींस डिसीजन, रीजन प्लस डिसीजन बिकम्स द केस लॉ। केस स्टडी मींस सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन एंड गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, और फिर अगर वहां पे लिखा हुआ है साइट एनी रेलेवेंट केस लॉ, देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब ये पढ़ने के बाद सीधा हम आएंगे बेटा किसके ऊपर, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। यानी जब हमने लॉ बना दिया, क्या कर दिया बेटा, हमने लॉ बना दिया। लॉ किसने बनाया, लॉ किसने बनाया, जल्दी बोलो, लेजिस्लेचर ने। लॉ किसने बनाया बेटा, लेजिस्लेचर ने। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, ये जो है ये लेजिस्लेचर की बात करता है और ये इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। तो पहले बेटा 3 लोगों के नाम पहले दिमाग में रट डालो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 3 पिलर है बेटा। कौन कौन से पिलर है, आप सबने वो नाम बहुत बार सुन रखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, अच्छा एक और पिलर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 पिलर पे टिकी हुई है। बट मुझे बताओ, कोई भी बिल्डिंग 3 पिलर पे टिक सकती है? 4 पिलर तो होने चाहिए ना। तो बेटा यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। चौथा पिलर बताओ क्या है, मीडिया। चौथा पिलर क्या है बेटा, मीडिया। बताओ लॉ बनाने वाले को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। लॉ इंप्लीमेंट करने वाले को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। और जो लॉ की इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी। ये 3 बातें क्लियर है? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सोर्स ऑफ लॉ किसको डील करता है, लेजिस्लेचर को। ठीक है, जो हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा एग्जीक्यूटिव किसको डील करता है? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का दूसरा नाम है एग्जीक्यूटरी लॉ, तो गलत बोल रहा हूं क्या? क्यों? क्योंकि लॉ की इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो कहां लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। देखो नाम ही चैप्टर का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लॉ जो हमने बनाया उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। इसके लिए बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक बात बताओ, कंपनी लॉ में अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो कहां जाते हो, किसके पास जाते हो, एनसीएलटी। क्या है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एनसीएलटी से दर्द है, किसके पास जाओगे, एनसीएलएटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो। इनकम टैक्स में तुझे प्रॉब्लम है, कहां जाएगा तू, कमिश्नर अपील, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कहां जाएगा, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको आईटैट बोलते हैं, आईटीएटी। कहां जाएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेबी से तुझे कुछ प्रॉब्लम है, कहां जाएगा, सैट। तो जितने भी बेटा हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी बना रखे हैं, सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सब क्या है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ऐसे गाइड करना है, समझा नहीं समझा? जैसे देखो ट्रैफिक का अपना एक एक्ट है और फिर उसके अपने रूल्स हैं कि बेटा हेलमेट पहन के बाइक चलानी है, ठीक है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आ रही है बातें समझ में? पिक्चर क्लियर हुआ? तो पहले हमने क्या पढ़ लिया, सोर्स। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि जब हम लॉ बना लेंगे तो इसका जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा, और लॉ बनाने की पावर गवर्नमेंट को कहां से मिली है। समझ में आ रहा? पक्का? अब जो बोल रहा हूं बेटा, हो सके तो लिख लेना, ये तो नोट्स में है, लेकिन अब जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं हो सके तो उसको लिख लेना, साथ में लिखते भी रहो और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, समझ में आएगा। बहुत छोटी सी बात है ये। टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या पढ़ा रहा हूं बेटा,
इसको ऐसे लिखो, हेडिंग लिख सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल कंट्रोल। अच्छा, ये पार्ट हम किसका पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। किसका पढ़ रहे हैं हम? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और जो अभी पढ़ा था वो किसका था? स्कोप ऑफ लॉ का। आई बात है समझ में? अभी हम किसका पार्ट पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो हमने अभी क्या बनाना सीखा? लॉ। हमने अभी क्या बनाना सीखा बेटा? लॉ। चलो अब उसमें एक छोटी सी बात और मैं इंप्लीमेंट करता हूं। लॉ बनता कैसे, उस बात को पहले एक बार सीख लो, ठीक है? देखो, सबसे पहले लॉ की बेटा क्या होती है? ड्राफ्टिंग। क्या होती है? पता है इस ड्राफ्टिंग को नाम क्या दिया गया है? बिल का। क्या बोलते हैं इसको हम? बिल। जैसे फाइनेंस बिल, कंपनीज बिल। आपको पता है कुछ दिनों पहले CAA था, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसका नाम पहले था कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सुना या नहीं सुना? दिल्ली में इतने सारे दंगे हुए थे, दो वर्ड सुना, CAB और बाद में ये बना CAA। मतलब क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अभी वो एक्ट नहीं बना और हमारे ऊपर क्या लगता है? एक्ट। अब देखो बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? बिल सबसे पहले कहां जाएगा? लोकसभा। फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। जब ये दोनों हाँ दे देगा तो कहां जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब ड्राफ्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बिल। और जब प्रेसिडेंट का हाँ वो आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? एक्ट। इसमें कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया? एक्ट बना दिए। हमने क्या कर दिया बेटा? एक्ट बना दिया। अब उसका हम क्या सीख रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो हम दोनों बातें सीखेंगे। पहले सीखेंगे एक्ट बना दिया और फिर सीखेंगे जुडिशियल रिव्यू। और फिर ये भी बताऊंगा जुडिशियल रिव्यू होता तो होता कब है। ठीक है, कौन से टाइम में जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ सोर्स ऑफ लॉ ने तुझे क्या बताया? लॉ बनता कैसे है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या बता रहा है? लॉ का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। लॉ के इंप्लीमेंटेशन से पहले क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्ट बन चुका है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये समझो कि सर जुडिशियल रिव्यू होता कब है। जुडिशियल रिव्यू दो टाइम पे हो सकता है बेटा। जब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और लॉ बनाने के बाद अब वो किसको काम सौंप रहा है? एग्जीक्यूटिव को, कि भैया इसको क्या कर दो? इंप्लीमेंट। तो उस टाइम जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा? पहला टाइम समझा कब जुडिशियल रिव्यू होगा? भाई लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, अब वो काम किसको दे रहा है? एग्जीक्यूटिव को, कि बेटा इसको क्या कर दो? इंप्लीमेंट। तो अब क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। पहला केस समझा। दूसरा, लॉ मेकर ने लॉ बना दी, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट करने टाइम में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या? जब लॉ बनने के बाद डेलीगेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को तो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और डेलीगेशन के बाद अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी औकात के बाहर जाके काम करते हैं तो भी क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। अब आपको शायद पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि क्यों NCLT या NCLAT के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। क्यों भाई? NCLT और NCLAT अगर कुछ गलत करेगा तो उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? तो चलो अब ध्यान से एक एक चीजों को लिखते भी जाना और सुनना। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहले हमारी मदर लॉ क्या है बेटा? हमारी मदर सोर्स क्या है लॉ की? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या है? क्या लिखा मैंने? ग्राउंड, ग्रंड, ग्रंड नॉर्म। इसको पता है इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? मदर ऑफ ऑल लॉज। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? मदर ऑफ ऑल लॉज। मदर ऑफ ऑल लॉज। अब बोलोगे अमित सर आपको और कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे ऐसे वर्ड लाते कहां से हो? ओ याद समझ में आया? तो अगर एग्जाम में कभी भी ये ग्रैंड नॉर्म्स दिख जाए तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो भाई? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मम्मी की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है वो? माता जी की बात कर रहा है। चलिए, तो हमने क्या बोला भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी क्या है? मदर सोर्स ऑफ ऑल लॉज है। ठीक है, अब मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करेगा किससे पूछना पड़ेगा? मम्मी से पूछना पड़ेगा। देखा जाए तो हमारी माता कौन बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनके दो बेटे कौन से? बड़ा बेटा
अरे ऐसे ही याद रहेगा नालायक। बड़ा बेटा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटा बेटा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। बड़ा बेटा कौन बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटा बेटा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अब बड़े बेटे को पावर दी गई है, बड़े बेटे को बोला गया बेटा तुझे मैंने पावर दिया है आर्टिकल नंबर 73 के अकॉर्डिंग, तू लॉ बना लियो। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाएगा, मतलब समझ जाना पावर कहां मिला है उनको? आर्टिकल नंबर 73 में। अच्छा, छोटे बेटा, छोटा बोला कि मम्मी मैं क्या करूं? बोला तुझे भी काम दे रही हूं। आर्टिकल नंबर 62, आर्टिकल नंबर क्या बेटा? 62। इसमें किसको पावर मिली है? स्टेट गवर्नमेंट को, कि तुम लॉ बना लेना। करेक्ट है? कोई डाउट? इतनी बातें समझ में आ गई? चलो बताओ, दोबारा बताओ। हमारी मम्मी कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मम्मी के कितने बच्चे? 2। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिली? आर्टिकल 73 से, कि भैया तुम सेंट्रल लॉ बनाना। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कहां से मिली? 62 से। आ रही है बातें समझ में या नहीं? इतनी बातें बेटा क्लियर हो गई? चलिए अब मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी तो उसमें हम सेंट्रल लेवल पे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आया? तो सेंट्रल जो लॉ बनाएगी वो कौन बनाएगी बेटा? पार्लियामेंट। और स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? अच्छा, जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हां बोल दे तो क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा वो? एक्ट। अब क्या स्टार्ट होगा? जुडिशियल रिव्यू। इतनी बातें समझ में आई? पहले क्या होता है? एक्ट बनने दो। एक्ट बनने से पहले जुडिशियल रिव्यू करवा दूं? किसका करवाऊं ये तो बता दो। एक्ट जब वजूद में ही नहीं आया तो मैं जुडिशियल रिव्यू कैसे करवाऊं? आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलिए, अब हमने एक्ट बना दिया, अब क्या होगा बेटा? जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? कोर्ट। कौन करेगा? कोर्ट। मतलब अभी हमने क्या लिखा था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर ने क्या बना दिया? लॉ। एग्जीक्यूटिव ने क्या कर दिया? इंप्लीमेंट। अब क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। पहले बताओ जुडिशियल रिव्यू का 2 स्टेज फटाफट बताओ। 2 स्टेज जुडिशियल रिव्यू के 2 स्टेज कौन कौन से थे? अभी बताया था वो कि अगर लॉ इम्प्लीमेंट एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा जब जुडिशियल अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सीड करके काम करेगा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सॉरी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सीड करेगा तो क्या होगा बेटा? जुडिशियल रिव्यू होगा। यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो यहां तक लिख, ये रफ करूं? लिख लिया सबने? सिर्फ ये 2 टाइम पे हो सकता है। ये सिर्फ 2 टाइम पे ही हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, 2 ही टाइम पे होगा ना, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और जब वो अपने पावर का गलत एग्जीक्यूशन है। हाँ, वही तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना। कर दूं राव? चलो, तो हमने अभी क्या बनाना सीख लिया बेटा? लॉ। अब हम इसका क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहले 2 लेवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन कौन से बताओ? एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय कौन? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अच्छा, पावर किसने डेलीगेट किया है? पावर किसने डेलीगेट किया एग्जीक्यूटिव को? लेजिस्लेचर ने। लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। अब एग्जीक्यूटिव को क्या बोला? भैया तुम क्या कर दो? इसका इंप्लीमेंटेशन कर दो। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। और दूसरा कब होगा? जल्दी बताओ, दूसरा क्या बोला था? व्हेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सीड देयर पावर। तो इन 2 केसेस में क्या होगा बेटा? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है? चलो, अब ध्यान से, इसी के नीचे क्या लिखना है? जुडिशियल रिव्यू बाय हुम?
बाय हुम? तो हमने क्या बोला? जुडिशरी। जुडिशरी यहां पे कौन है? कोर्ट में कौन सी हो सकती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं? वेरी गुड, यही लिख के आएंगे। दम नहीं है सर, सलमान खान को बुलाओ, 10 का दम दिखाओ पहले उनको। क्यों डिस्ट्रिक्ट को नहीं बताओ? पहले लिखने दो तो ना देखो। डन सबका? चलो, हमने क्या बोला? जुडिशियल रिव्यू 2 टाइम पे होगा, एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन, और जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सीड करेगा तो हम क्या करेंगे? जुडिशियल रिव्यू। कौन करेगा बेटा? जुडिशरी। जुडिशरी यहां पे कौन है? कोर्ट। और कोर्ट में कौन सी कोर्ट लेनी है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एक बात मुझे बता बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं आया? डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर काम कर रहा होता है? हाई कोर्ट के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर होगा। हम यहां पे लॉ बनाने की बॉडी कितनी है? ओनली 2, सेंट्रल और स्टेट। डिस्ट्रिक्ट कुछ करता है क्या? नहीं। डिस्ट्रिक्ट किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है? भाई स्टेट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो वो स्टेट यानी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, हमें रिव्यू कौन से लॉज का करना है? रिव्यू सेंट्रल और स्टेट के लॉज का। डिस्ट्रिक्ट ने कुछ किया है क्या? तो काहे का रिव्यू? आ रही है बातें समझ में? ऐसा एग्जाम में मत लिख के आना सर उसकी औकात नहीं है, पावर नहीं है। भाई उसने किया क्या है जो मैं उसको रिव्यू के लिए बोलूं? कुछ किया है क्या? नहीं। छोटा है, बड़ा है, मोटा है, नालायक। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का याद हो रहा ना सारे चार्ट्स? चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। हमने ये बोला जुडिशियल रिव्यू करना है, कौन करेगा? कोर्ट। अब होता क्या है ये सीखते हैं, ठीक है? चलो ये रफ कर दूं। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट करता क्या है। लिखो, बस छोटा सा है बेटा। वेरी गुड। अरे तो उसके हिसाब से यार। लिखो, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू declare the act void of the legislature and executive। कब? ऐसा कब होगा? if they found constitutionally invalid। ठीक है, अब देखो ये पूरा रट्टा हो जाएगा आपको। बताओ, लिख लिया? पहले यहां तक लिख लो, फिर देखो रटवाता हूं। क्या लिखा हमने? जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर द एक्ट वॉइड इफ द ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कब? इफ दे फाउंड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। देखो मम्मी कौन? बेटे कितने? बेटे को पावर दी और बेटे क्या कर रहे हैं? औकात के बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो क्या बोला? इनवैलिड। मम्मी की सुननी है, मम्मी की नहीं मानोगे तो मम्मी क्या कर देगी? लेकिन मम्मी नहीं कर रही। मम्मी ने पावर किसको दिया? मम्मी ने पावर बेटा किसको दिया? जुडिशरी को। आ रही है बातें समझ में? आ नहीं? पक्का? चलो, अब क्या बोला हमने कि सर इसको हम क्या कर देंगे? इनवैलिड। कौन करेगा इनवैलिड बेटा? पप्पा नहीं बेटा, पप्पा तो है ही नहीं इधर।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलो अब इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा दिल बिल्कुल नहीं तोड़ोगे। क्वेश्चन मेरा ये है सर सुप्रीम कोर्ट वो देखो नालायक कहानी बंद कर रही है। क्वेश्चन बेटा मेरा ये है सुप्रीम कोर्ट कौन से लॉ को इनवैलिड करेगा, सेंट्रल के या स्टेट के? सेंट्रल के। अच्छा हाई कोर्ट कौन से लॉ को वैलिड करेगा? स्टेट के। पक्का? हाई कोर्ट वाली बात, वेरी गुड बेटा। सुप्रीम कोर्ट दोनों के कर सकता है और हाई कोर्ट ओनली स्टेट का। ठीक है अब ध्यान से, अभी लिखना मत, लिखवाऊंगा मैं। महाराष्ट्र स्टेट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब उसका जुडिशियल रिव्यू कर रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर रहा है। मुझे बताओ क्या मुंबई हाई कोर्ट की औकात है कि वो यूपी के लॉ को रिव्यू कर ले? नो। क्यों? क्योंकि वो कौन करेगा? यूपी का कोर्ट। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? तो अब बताओ इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? सर वो तो आपको पता है क्या लिखोगे। लिखो सुप्रीम कोर्ट के नीचे लिखो बेटा जुडिशियल रिव्यू ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और हाई कोर्ट के नीचे क्या लिखेंगे? जुडिशियल रिव्यू ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ सच स्टेट ओनली, ऑफ सच स्टेट ओनली। बताओ तीनों बातें एकदम लिंक में समझ आया? पहले क्या पढ़ना है? सोर्स। फिर क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल कंट्रोल। पक्का याद हो गया? पक्का ना? देखो जरा कितना याद है। सोर्स के कितने पिलर थे? 3। सोर्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं, सोर्स के कितने? 3। क्या क्या? कोड, कस्टम, केस लॉ। कोड में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। कस्टम कब फॉलो करना है? जब कोड साइलेंट होगा। केस लॉ मीन्स रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो मीन्स डेसिडेंडी मीन्स डिसीजन। उसके बाद क्या होगा बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशियल कंट्रोल या जुडिशियल रिव्यू कब होता है? एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन या व्हेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सीड देयर पावर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और स्टेट को किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। सेंट्रल को कौन से आर्टिकल में? 73 और स्टेट को 62। पावर मिल गया। अच्छा सेंट्रल लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बना दी लॉ। अब क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। अच्छा जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सर कोर्ट जो है देख रहा है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो इनवैलिड करो, हटाओ इसको, बाहर निकालो इस एक्ट को। ठीक है। ऐसा कौन से कोर्ट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से लॉ का कर सकता है? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, किसी भी स्टेट का। लेकिन हाई कोर्ट ओनली उस पर्टिकुलर स्टेट का। समझ में आ गया? पक्का एकदम मक्खन। क्या खत्म नालायक? अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। चलिए अब बोलो कि अमित सर पार्टी कौन सी है? जीडी की पार्टी है बेटा। ये क्लियर? हटाओ इसको। अब आ जाओ सर। अब रिया क्या पूछ रही है? अमित सर मजा तो आ रहा है लेकिन एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया क्यों गया? पहले ही बता दो। चलो सोचो, अब आंसर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नीड क्यों पड़ी? चलो एक पहले जनरल बात से करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, होमवर्क देता हूं, अच्छा होमवर्क नहीं किया
तो अब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा नहीं होगा। अभी मैंने होमवर्क दिया, नहीं करके आए, अब क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा रूड होऊंगा, गुस्सा करूंगा, ठीक है, अभी तक मस्ती में था लेकिन अब क्या करूंगा, गुस्सा करूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि सर एग्जीक्यूटिव को जो हमने काम करने के लिए दिया है कहीं वो ऐसे ही लाड में ना आ जाए, ठीक है, ऐसे मजे मजे में काम ना करे। एक बात बताओ, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना बेटा, और इंडियन खास कर ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो अपने आप को सरकारी दामाद समझ लेता है और लोगों का क्या करना शुरू करता है, शोषण। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये बता दे कि मैं शोषण नहीं कर रहा, हो सकता है 1%। आपको पता है जब मैं ये ऐसे ही ऑनलाइन में एक टॉपिक पढ़ा रहा था तो एक गाजियाबाद का स्टूडेंट था, उसको जब मैं पढ़ा रहा था तो उसकी मम्मी भी सुन रही थी। अब मम्मी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो मेरी वाट लगाई ना भाई, मैंने ऐसे ही, और नलायक ने स्पीकर ऑन कर रखे थे, ठीक है, और मम्मी भी कहाँ, वो स्पीकर ऑन था तो सुन रही थी, और वो नलायक स्पीकर भी वो किस पे, होम थिएटर पर नलायक पे चला रहा था, तो मम्मी ने सुन लिया। मम्मी बोलते अमित सर आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मैंने तुरंत वहाँ पर बेटा अपना जजमेंट चेंज, आंटी मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बहस करता तो बेटा क्या हो जाता, बच्चा छोड़ देता पढ़ना, अपना हालत ख़राब, ठीक है। तो मैंने बोला आंटी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है 99% और आप 1% में आते हो। आप जो है 1% में आते हो, मैं 99 की बात कर रहा हूँ और आप 1% में आते हो, तो बोलते फिर ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, जुडिशियल रिव्यू अगर करते हैं तो हमने क्या बोला कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेटा शोषण ही करते हैं, उनको उसके अलावा कोई काम नहीं। आपको पता है जितनी भी ये गाड़ी होती है ना बेटा, गाड़ी इनका ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो मैं महाराष्ट्र की गाड़ी अगर मैं बिहार लेके जाता हूँ, या बिहार की गाड़ी में महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में लेके जाता हूँ, तो बेटा आपको दोनों स्टेट का एक कन्वर्सेशन होता है, उसको बोलते हैं NOC। मतलब महाराष्ट्र स्टेट को ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये गाड़ी बिहार में जाए, और बिहार स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको पता है इसका भी पैसा लगता है, उनको बस लिख के देना है बेटा। उनके कलम को देखो, रिफिल उनकी कितने की आती है, 1.5 लाख रुपए की। उनके जो इंक आते हैं ना वो 1.5 लाख की आते हैं। पता है ट्रांसफर करने का कितना पैसा लेता है? जिस टाइम तुम गाड़ी ट्रांसफर करो उस टाइम गाड़ी के कॉस्ट का 5%। मान लो 4 लाख की गाड़ी है, उसके कॉस्ट का 5%। बट ये ऑन इट्स ओन बिल्कुल ना होवे, इसके लिए किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? दलाल। वो कितना लेता है? 1 से 1.5 लाख रुपए गाड़ी का ट्रांसफर करने का। आ रही है बातें समझ में? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी बेटा गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है ये सब बेटा सिर्फ आम आदमी का शोषण ही करती है। कोई भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आम आदमी का काम इफेक्टिवली कर दे। इसी वजह से हमने क्या बनाया बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि भैया कहीं ये लेजिस्लेचर, कहीं ये एग्जीक्यूटिव क्या ना करे, लोगों का शोषण ना करे। इसीलिए हमने क्या बनाया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। किसके ऊपर लगाम लगाने के लिए? जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके ऊपर हम लगाम लगाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या बनाया बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, आपको पता है इसको अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट ना करे। क्या ना करे? ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। बोलोगे अमित सर बताओ इन दोनों का मतलब क्या होता है? आपके कंपनी लॉ में एक चैप्टर है बेटा, यही ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब होता है लोगों का हक छीनना, और मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है गलत तरीके से काम करना। काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मान लो साक्षी फर्स्ट टाइम टी बना रही है घर पे, नालायक ने सबसे पहले चाय पत्ती डाला, पानी दूध बाद में। चाय पत्ती को उबाल दिया, पापा को क्या बोला? इसमें अब दूध डाल लो और चीनी डाल लो, पी लो। पॉसिबल है क्या बेटा? तुमने नॉर्मल प्रोसेस से पूरा हटके काम किया। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भाई ऑपरेशन का मतलब क्या है? तुम लोगों के अधिकार को छीन रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। और आपने देखा है हमारे कंट्री में ज्यादातर काम जो होता है मेजोरिटी बेसिस पे होता है। मेजोरिटी का मतलब जब लोग जाएंगे तो ही वो काम बनेगा। अच्छा बताओ, रिसेंटली एक लॉ का जुडिशियल रिव्यू हुआ, कौन सा लॉ था? और वो कैंसिल भी हुआ, रिसेंटली हुआ है। कौन सा? फार्मर्स लॉ। फार्म लॉ का जुडिशियल रिव्यू हुआ और वो क्या हो गया बेटा? वॉइड। लिया ना, फार्म लॉ को वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि लोगों को लगा, गवर्नमेंट को भी लगा कि जो कर रहे हैं, और लिटरली बोलो बेटा फार्म लॉ में इंटेंशन गवर्नमेंट का प्योर था कि फार्मर्स को परेशान किया जाए। फुल इंटेंशन प्योर था। फार्मर्स के बेनिफिट के लिए तो वो लॉ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उससे क्या होता कि अगर फार्मर्स का वो लॉ पास हो जाता तो बेटा अब क्या होता, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट थे वो फार्मर का और शोषण करते।
ठीक है, प्रूफ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फार्मर्स हो और मैंने वो लॉ बना दी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप ज़्यादातर फार्मिंग कहाँ होती है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 4 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है। असम में भी होती है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जो फार्मिंग होती है, क्या फार्मर्स के पास इतने बड़े बड़े गोडाउन है, वेयर हाउस है, स्टोरेज कैपेसिटी है? नहीं। अब मान लेते हैं श्री एक फार्मर, ठीक है, उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मान लो वीट उगाया, इसके पास वीट को प्रिजर्व करने की कैपेसिटी नहीं है। अब अगर मान लो मैं एक बड़ा कॉर्पोरेट ये आया मेरे पास वीट बेचने के लिए, मैंने क्या बोला? मैं नहीं ले रहा, इतने प्राइस में देगा तो दो, नहीं तो नहीं ले रहा मैं, ठीक है। फार्मर क्या मांग रहे थे? हमारे प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? बेस प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसके प्रोडक्ट को नहीं लेगा, ये घर लेके जाएगा, कितने दिन प्रिजर्व कर पाएगा? कुछ दिन। सारे आर्टिकल को नुकसान होने से अच्छा है कि वो क्या कर दे? कम भाव में बेच दे। इससे क्या हो जाता है बेटा? कॉर्पोरेट का मोनोपोली। पता है कैसे? आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्रुप 2 में, एक कंसेप्ट है बेटा, चैप्टर का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपटीशन एक्ट। चैप्टर का क्या है बेटा? कंपटीशन एक्ट। उसमें दे रखा बिड रिंग्स। बिड रिगिंग्स का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलर आपस में एक यूनिटी बना लेते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह बिड होता है, और देखा होगा बिडिंग जब होती है, ऑक्शन जब हो रहा होता है, तो वहां पे कुछ इन्फ्लुएंसर लोग बैठे होते हैं जो बिड का सिर्फ उनका काम क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना, ताकि इससे ज्यादा कोई दूसरा बिड ना दे पाए, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए। ऐसे ही गवर्नमेंट का प्लान था बेटा, किसमें? फार्मर लॉज में, कि जब क्या होगा, इन लोगों के पास जगह तो नहीं है रखने की, ये कॉर्पोरेट के पास आएंगे, कॉर्पोरेट इनिशियल स्टेज में इनकी आर्टिकल खरीदने से मना कर देगा। अब ये लोग जब घर आर्टिकल वापस लेके जाएंगे तो इनके पास आर्टिकल प्रिजर्व करने को जगह नहीं है, अब ये कम से कम भाव में बेचने को क्या हो जाएंगे बेटा? तैयार हो जाएंगे। यही लॉ नुकसान हो रहा था किसको? फार्मर्स को। इसीलिए फार्मर लॉ को बेटा हटाया गया। लेकिन कब हटाया गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया तो। आ रही है बातें समझ में? और आपने देखा होगा फार्मर ने 1 साल तक इसके लिए पूरा प्रोटेस्ट किया, पूरी ठंडी में, बारिश में, सब डटे रहे। और बेटा डटे क्यों रहे? क्योंकि किससे पंगा लिया था आपने? ना, किससे पंगा लिया था? पंजाबियों से। किससे पंगा लिया था आपने? सरफिरे होते हैं, अगर एक बार जिस चीज पे ठान ली ना बेटा, पीछे नहीं हटेंगे वो। और देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए सीख है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या तुम लॉ पढ़ रहे हो और लॉ पढ़ने के बाद भी तुम्हारा शोषण हो रहा है, लालच है ऐसी जिंदगी पे। जब एक बात बताओ, मैं लॉ पढ़ाने के बाद मैं अपने राइट को अगर क्लेम ना कर पाऊं तो क्या बोलेगा? अमित सर आपकी वजूद क्या, औकात क्या आपकी, क्या उखाड़ लिया आपने? अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और ऐसा सबके साथ होता है, सबने लॉ पढ़ा, एक LLB वाले बच्चों को बोलता हूं बेटा, वो लॉ पढ़ते हैं ओनली जस्ट टू पास द एग्जाम। इंडिया में कोई भी पढ़ाई करता है जस्ट डिग्री लगाने के लिए, आई एम अ CA, लेकिन उसके साथ कोई कांड हो जाए ना, जुबान से हल्लक तक नहीं निकलेगी, एक बोल नहीं पाएगा वो। पढ़ते हैं ओनली फॉर डिग्री, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मेरे पास CA, CS, LLB, LLM, अंदर से फुल खोखले इंसान, अंदर से कुछ नहीं बेटा, गट्स तक नहीं है, औकात नहीं है कि गवर्नमेंट के सामने टिक पाओ। औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम गवर्नमेंट के सामने टिक पाओ। क्यों? बोलने का कभी बोला ही नहीं। ठीक है सर, जो होगा हम देख लेंगे। अभी इंडिया में सारे पब्लिक को खड़ा करूं और उनसे पूछ लूं भैया स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे करता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं 99% पब्लिक को नहीं पता होगा कि हम स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे करते हैं या गवर्नमेंट क्यों लेती है। क्यों? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिग्री के वो लगा रहे हैं, होते ना तमगे। और कुछ दिन बाद ऐसा होगा, लोग यहाँ पे वो बैच लगा के घूमेंगे, CS हर एक शर्ट पे लिखा होगा, ठीक है, हर एक शर्ट पे लिखा होगा CA, और गाड़ी पे लिखेंगे। चलो बेटा, नीड समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो बातें बता रहा हूं अगेन बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की है, बस 3-4 बातें और रहेगी बेटा, फिर ये चैप्टर दोनों खत्म। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ठीक है, इस टॉपिक को सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? हम नो डाउट बेटा कभी कभी हम पुलिस वालों को बहुत ब्लेम कर देते हैं। आपने तो सुना होगा, जब भी आप किसी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से बात करो ना, वो हमेशा यही बोलेगा ऊपर से ऑर्डर है। आज तक मुझे नहीं समझा नालायक के ऊपर है कौन, उनके ऊपर है कौन। अब मैं
किसी भी पुलिस वाले से बात कर लूँ तो वो क्या बोलेगा, हमारे ऊपर से ऑर्डर है। जब ऊपर वाले के पास गया, ऊपर वाला बोलता है ऊपर से ऑर्डर है, उसके पास गया तो ऊपर से ऑर्डर। भाई सबसे ऊपर वाला कौन है ये बता दो, हम डायरेक्ट डीलिंग किससे कर लेंगे, ऊपर से। तो बोलता है इसके लिए तो बेटा तुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे ऊपर कौन है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं इसको बोल रहा हूं कि भैया ये करना है और ये मान रहा है, इसको बोलते हैं डिक्टेशन। क्या बोलते हैं, डिक्टेशन, क्योंकि अपनी दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा, अपनी दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूं और हम कर रहे, अपना माइंड बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिक्टेशन। लेकिन नीचे से अगर ऊपर जाता है तो रिव्यू, नीचे से ऊपर जाता है तो रिव्यू या गाइडेंस। आ रही है बातें समझ में? तो देखो हमने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है भाई, जब तुम किसी भी पर्सन को कोई काम देते हो तो उसको एक अधिकार भी दो, उसको थोड़ी फ्रीडम भी दो। जब तक आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे, क्या वो अपना दिमाग चला पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि वो हर एक दिन हर एक एम्प्लॉय के हरकतों पे ध्यान रखे? इम्पॉसिबल टास्क। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या गवर्नमेंट के लिए इतना टाइम फ्री है कि वो हर एक एम्प्लॉय को डेली बाय डेली देखे? इम्पॉसिबल है। तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि भाई जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाते हो और उसके अंदर किसको अपॉइंट करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अपॉइंट करते हो, तो कुछ पावर तो देनी पड़ेगी ना उनको कि भाई तुम अपना एक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बताता हूं कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मुझे बताओ। सिविल प्रोसीजर कोड, जितने भी सिविल केस होंगे उसको पे के ऊपर क्या लगाना है, सिविल प्रोसीजर कोड लगाना है। लेकिन एक बात बताओ, हमने हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट बहुत सारे बॉडी को अपॉइंट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी, लाइक आर्बिट्रेशन, लाइक एनसीएलटी, लाइक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, लाइक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको जब मैंने ये सारे ट्रिब्यूनल पढ़ाए थे तो क्या बोला था, इनके ऊपर सीपीसी पूरा अप्लाई नहीं होगा, कुछ ही पोर्शन अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनके ऊपर सीपीसी पूरा अप्लाई करना है तो बना के फायदा क्या, मतलब फिर से ये गाइडेंस किस में रहेंगे, इनको कोई अपनी नॉलेज मिली, अपना राइट मिला नहीं। इसलिए क्या बोलता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि जब भी आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अपॉइंट करते हो, गिव सम पावर। तो आपने इस लॉ में क्या पढ़ा था कि सीपीसी के हम कुछ बातें लेंगे, बाकी हम अपना लॉ खुद बनाएंगे, अपनी प्रोसीजर खुद बनाएंगे। आपको पता है इनकम टैक्स, मैं बहुत अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मुझे इनकम टैक्स लगता है, जिसने आज तक किसी भी लॉ में कोई अनटचेबिलिटी नहीं की है, छुआछूत बिल्कुल नहीं मानती है। इन्होंने सीधा बोला है टैक्स लेना है, और यहां तक कि इन्होंने ये भी नहीं डिफाइन किया कि सर टैक्स में सीधा बोला इंडिविजुअल से टैक्स लेंगे, ये नहीं बोला भाई माइनर है मेजर है, भाई कमा रहा है टैक्स दो, कमा रहे हो टैक्स दो। बाकी जितने भी लॉज है क्या बोलता है, माइनर के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको कभी कभी गुस्सा नहीं आता, अगर माइनर रेप करता है तो बच जाता है। इफ समवन डूइंग रेप, क्या वो माइनर है? सजा होनी चाहिए उसको भी, लेकिन फिर भी हमारी लॉ क्या बोलता है, नहीं वो माइनर है, वो माइनर है। आपको पता है वो दिल्ली का जो हुआ था उसमें 5वां पर्सन कौन था, माइनर ही था, उसको जुडिशियल कस्टडी में रखने के बाद छोड़ा, मतलब जुवेनाइल में रखने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर क्राइम हुआ और क्राइम का तुरंत, इंडिया में पता क्राइम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि क्राइम का एडिकेट पनिशमेंट नहीं है। और क्राइम का एडिकेट पनिशमेंट अगर बोलूं तो सऊदी वाले देना जानते हैं, एग्जैक्ट आपके दिल पे चोट लगाते हैं कि तुमने ये जो क्राइम किया है ना, ये कांड किया है ना, इसकी वजह से सामने वाले को कितना हर्ट हुआ है, उतनी सजा तुम भी झेलो, जियो लेकिन मर मर के, जियो लेकिन मर मर के। पता है ना वहां पे क्या होती है, चोरी किया तो सीधा हाथी काट देंगे, पूरी जिंदगी चोरी करो, अब हाथी नहीं रहेगा क्या करोगे। और गलती से बेटा सीटी बजा दी ना किसी लड़की को, ठीक है, सिर्फ अब जुबान से फूंक निकलेगी, सीटी बजाने के लायक नहीं छोड़ेंगे वो। अरे ये बातें समझ में? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब समझा, आपको एक पावर दी जाती है, लेकिन बोलोगे अमित सर आपका कहना ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पावर का मिसयूज हो सकता है, तो इसके ऊपर क्या लगाना है, गाइडेंस। आज मुझे बताओ, हमारे ऊपर भी तो वही रूल अप्लाई होता है, हमारे पेरेंट्स ने हमें छूट दे रखी है, लेकिन छूट के ऊपर भी तो गाइडेंस है। क्यों? क्योंकि अगर चेक्स एंड कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर हम अपने छूट का क्या करेंगे बेटा, गलत इस्तेमाल करेंगे। समझा? इसको पता क्या बोलते हैं, फिड्यूसरी पोजीशन। फिड्यूसरी पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। समझा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, सर गवर्नमेंट के लिए ये इम्पॉसिबल टास्क है कि हर एक दिन आपके ऊपर वो कंट्रोल नहीं लगा सकते। अच्छा मुझे बताओ, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को इतनी पावर है कि वो एक्ट को रिपील कर सकते हैं? बोला यस, इनको पावर दो कि एक्ट में ये अमेंडमेंट ला सके, एक्ट में को ये रिपील कर सके। लेकिन क्या यही पावर जुडिशियल अथॉरिटी को होगा?
नहीं, जुडिशियल अथॉरिटी का काम क्या है? सिर्फ बताना क्या गलत है, तुम लॉ नहीं बना सकते। समझा? जुडिशियल अथॉरिटी का काम क्या है? सिर्फ बताना कि क्या गलत है, लेकिन आप कोई अल्टरनेटिव दोगे भैया कि ऐसा कर दो तो सही हो जाएगा, नहीं, आप सिर्फ बता दो। तुम्हारी औकात कितनी है? सिर्फ रिव्यू करके बताना। बाकी लॉ बनाने की पावर किसके पास है? ओनली लेजिस्लेचर के पास। बातें समझ में आ गई? देखो पूरा चेन में लिंक समझ में आ रहा। हमने पहले क्या पढ़ा? लॉ बनता कैसे, फिर क्या पढ़ा? लॉ की जुडिशियल रिव्यू कैसे होती है। अब हमने क्या पढ़ा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को आपको एक राइट देना पड़ेगा, फ्रीडम देनी पड़ेगी सो दैट वो काम कर सके। आ रही है बातें समझ में? पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान से बेटा, अब जो हमने बोला ना जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल कंट्रोल, इसके भी बेटा तीन है, तीन पार्ट होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। अगेन सुनने पे ध्यान देना, सारी कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएगी। हमने क्या बोला कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू या जो हमारा जुडिशियल कंट्रोल है, जो हमारा जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल कंट्रोल है, इसके ही बेटा तीन टाइप से होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है स्टैट्यूटरी, और एक होता है बेटा आपको ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। दोबारा क्या बोला हमने? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। समझना, अब तीनों को समझना। हमने क्या बोला? जुडिशियल रिव्यू करना है। कौन कर रहा है? कोर्ट। एक बात बताओ, पहले हम समझते हैं बेटा किसकी? स्टैट्यूटरी की। मुझे बताओ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही या झगड़े हैं, कहां जाऊं अपने मैटर को लेके? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मुझे बताओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ बोला, उसके अगेंस्ट अपील कहां? हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने कुछ बोला, उसके अगेंस्ट अपील कहां? सुप्रीम कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट ने कुछ बोला, उसके अगेंस्ट अपील कहां? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कुछ बोला, उसके अगेंस्ट अपील कहां? सुप्रीम में। तो एक तो ऐसा जुडिशियल रिव्यू में एक प्रोसेस क्या है कि हम अपील कर ले। एक तो ऐसा प्रोसेस हम क्या कर ले बेटा? अपील कर ले। अपील कहां से करना है? लोअर से हायर। तो डिस्ट्रिक्ट का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का अपील नहीं कर सकते बेटा। हम वहां पे क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर लॉ बदल दिया तो ही बेटा आपको कोई रेमेडी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है? एक तो होता है बेटा अपील और एक होता है रेफरेंस। एक होता है रेफरेंस। मैं अपील कर रहा हूं किसको? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, या फिर मैं रेफरेंस लगा रहा हूं उनको। हायर कोर्ट को बोल रहा हूं, किसको? हायर कोर्ट को मैं रेफरेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूं कि सर आप लोअर कोर्ट को बोलो कि मुझे ये चीज दे। ठीक है? अभी मैंने क्या बोला था? जब भी कोई भी जुडिशरी डिपार्टमेंट आपको कोई डिसीजन देती है तो उसका क्या देगा बेटा? रीजन बताएगा। मान लो हाई कोर्ट ने मुझे कोई जजमेंट दिया विदाउट रीजन, क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। अब मैं हाई कोर्ट, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ऐसा कर लूं हाई कोर्ट के उस जजमेंट को चैलेंज कर दूं। कहां चैलेंज कर दूं? सुप्रीम कोर्ट में। या तो मैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा, मतलब अपील नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रहा हूं कि सर हाई कोर्ट को बोलो कि ये जो जजमेंट दिया है ना उसकी बस कॉपी दे दे, मुझे रीजन बता दे, यानी स्टेटमेंट ऑफ केस दे दे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अपील का मतलब क्या है? हाई कोर्ट के जजमेंट को मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और रेफरेंस का मतलब क्या है? हाई कोर्ट के जजमेंट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनके जजमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जजमेंट का क्या चाहिए? रीजनिंग चाहिए, क्यों आपने ऐसा जजमेंट दिया। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ केस। समझ में आया? तो सेकंड पिलर समझ में आया? हमने क्या बोला? तीन पिलर है, कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा स्टैट्यूटरी, और तीसरा ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। हमने अभी कौन सा पढ़ा है बेटा? स्टैट्यूटरी वाला। क्या पढ़ा है स्टैट्यूटरी में हमने? कि सर या तो अपील होगा या तो रेफरेंस होगा, या तो अपील होगा या तो रेफरेंस होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? ऑर्डिनरी के ऊपर। ध्यान से सुनो, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में क्या होता है? ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में बेटा तीन बातें होती हैं। कहीं मिलेगा नहीं बेटा, बता दूंगा कहां पर दिखेगा, अभी सिर्फ सुनने पर ध्यान दो। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में क्या होता है? लॉ मेकर ने क्या बोला कि ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में बेटा तीन बातें। सबसे पहला, आपके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर लगेगा। क्या लगेगा? इंजंक्शन। इंजंक्शन को बेटा शॉर्ट में बोलते हैं स्टे ऑर्डर। क्या बोलते हैं? स्टे ऑर्डर, यानी आपको वो काम करने से रोक दिया जाएगा। ठीक है? दूसरा, इंजंक्शन ऑर्डर के बाद दूसरा लगेगा डैमेज के लिए हम क्लेम करेंगे। क्या क्लेम करेंगे आपसे? हम डैमेज के लिए क्लेम करेंगे। और तीसरा है बेटा डिक्लेटरी एक्शन। तीसरा क्या है? डिक्लेटरी एक्शन। अब समझो इन तीनों का मतलब समझो क्या होता है। दोबारा पहले बताओ, हम क्या उनसा टॉपिक पढ़ रहे हैं?
ऑर्डिनरी और इक्विटेबल रिव्यू। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल, इसमें तीन बातें कौन कौन सी? इंजंक्शन, दूसरा डैमेजेस और तीसरा डिक्लेटरी एक्शन। सुनना, इंजंक्शन का मतलब क्या है कि सर गवर्नमेंट ने कुछ काम किया, ठीक है, बट अपनी पावर को एक्सीड करके किया, तो मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा? इंजंक्शन के लिए, कि सर उनको बोलो ये काम ना करें, उनको बोलो ये काम ना करें। समझ में आया? अच्छा ठीक है, समझा इंजंक्शन का मतलब। दूसरा डैमेज, सर गवर्नमेंट की कुछ हरकतों की वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो मैं किसके लिए क्लेम लगा दूंगा? डैमेज। मैं किसके लिए क्लेम लगा दूंगा? डैमेज। समझ में आ रहा? और मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट को कि ठीक है आप मुझे डैमेज मत दो, जैसा मेरा पहले था ना वैसा करके दे दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, मैंने बीएमसी के अप्रूव्ड एरिया पे बिल्डिंग बना ली, और 2 साल बाद 3 साल बाद बीएमसी क्या बोलती, नहीं ये एरिया गवर्नमेंट का है, डिमोलिश करो बिल्डिंग। मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्या चीज लाने के लिए? स्टे ऑर्डर। ठीक है, जब तक मैं स्टे ऑर्डर लेके आता तब तक उन्होंने मेरी बिल्डिंग तोड़ दी थी, ठीक है, मेरा पार्किंग भी तोड़ दिया, लेकिन अभी मेरी और कुछ प्रॉपर्टी बची हुई थी, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर आ गया, बोला गलत था म्युनिसिपल का ये काम। अब मैं क्या बोलूंगा? बाकी चीजें मेरी बची हुई है उसको तोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है। जो टूट गई है उसका मैं क्या क्लेम कर लूंगा? डैमेज। समझ में आ रहा? जो टूट गया उसका मैं क्या क्लेम कर लूंगा? डैमेज। ठीक है, लेकिन या तो वो डैमेज दे दे या क्या बोलूंगा, ठीक है मेरी बिल्डिंग बना के दे दो, जैसे मेरी बिल्डिंग थी वैसा मुझे बना के दो, दैट इज कॉल्ड डिक्लेटरी एक्शन। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? बताओ ये हमने किस में पढ़ा? ऑर्डिनरी और इक्विटेबल रिव्यू में। क्या पढ़ा हमने? 3 बातें। कौन कौन सा बेटा? स्टे ऑर्डर यानी इंजंक्शन, दूसरा डैमेज और तीसरा डिक्लेटरी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में अपील टू द हायर कोर्ट एंड रिव्यू टू द हायर कोर्ट, रेफरेंस टू द हायर कोर्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ केस। ये 2 बातें क्लियर हो गई? पक्का? चलो अब लास्ट आते हैं बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल। ये बहुत ही सिंपल, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिला? पावर। क्या बना दिया उन्होंने? लॉ। लॉ का हमने क्या कर दिया? इम्प्लीमेंटेशन। उस टाइम हमने क्या किया? जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट के पास पावर क्या? उसको नल एंड वॉइड करने की। कब? जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होगा। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होगा बेटा? इनवैलिड होगा। करेक्ट है? अब एक बात समझना, सर जब भी ये जुडिशियल रिव्यू होता है इसमें सबसे पहले ये पता किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ने काम किया है उनका इंटेंशन मैलाफाइड था या बोनाफाइड था। अगर मैलाफाइड होगा तो लॉ पूरा कैंसिल। और कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि बेटा अपना माइंड का भी इस्तेमाल किया कर। और देखा जाए बेटा जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास माइंड बिल्कुल नहीं होती है, ये सिर्फ डिक्टेशन को क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? डिक्टेशन को फॉलो किया। हाई कोर्ट ने ये बोला हम ऑर्डर मान लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हम ऑर्डर मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इसमें बेटा एक केस हुआ था, केस का नाम मैं आपको बताता हूं, कमिश्नर वर्सेस पुलिस। 1 मिनट, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन भांजी, ऐसा कुछ केस था। केस का नाम क्या था बेटा? कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन भांजी। अब देखो इस केस में हुआ क्या था, सुनना। कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आया। कहां से आया? ऊपर से, यानी सीएम ने दिया होगा, कलेक्टर ने दिया होगा कि सर आप एक काम करो, स्टेट में सब लोगों को लाइसेंस बांट दो और बोलो कि तुम थिएटर बना सकते हो। ठीक है, कमिश्नर ने लाइसेंस बांट दिया और क्या बोला? सब थिएटर बनाओ। ठीक है, मान लेते हैं वो लाइसेंस आप लोगों को मिला, आप लोगों ने थिएटर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी अथॉरिटी आई 1 साल बाद, बोलती ये किसने दिया? तोड़ो सब। ठीक, पुलिस को बुलाया गया कमिश्नर को कि भैया तूने कैसे बांटे? तो सर मुझे तो ऊपर से ऑर्डर था, मैंने बांट दिए। अब ऊपर वाला ही बोल रहा तुड़वा दो, मैंने तुड़वा दिए। ऊपर वाले ने पहले क्या बोला? बनवा दो, हमने बना दिए। अब ऊपर वाला ही क्या बोल रहा है? तुड़वा दो, हमने तुड़वा दिए। ठीक है, अब पता है लोगों ने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया? कंप्लेन फाइल कर दिया। क्या बोला कि देखो सर आपने हमें लाइसेंस दिया, हमने आपके लाइसेंस के बेसिस पे करोड़ रुपीस खर्च कर चुके हैं और आप क्या बोल रहे हो? इसको अब तोड़ो। सर हाउ इट इज पॉसिबल?
तो लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इस काम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला, और सुप्रीम कोर्ट बेटा हमारे लेजिस्लेचर को बहुत बार हिदायत दे चुका है, बहुत बार, कि तुम कैसे लॉज बनाते हो। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है बेटा कि हमारे लेजिस्लेचर इलिटरेट है, लॉ बनाने टाइम में बिल्कुल वो सोचते नहीं है, लॉ बना दिया और उनकी वजह से आज लाखों केस पेंडिंग है। क्यों? लॉ में आप कभी भी क्रिस्टल क्लियर लिखते नहीं हो, क्या इफ है, क्या बट है, क्या नो है। आप सिर्फ क्या करते हो, लॉ बना लेते हो, बाकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास लोग आ जाते हैं, प्रॉब्लम पे ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया पुलिस, जब तू लाइसेंस बांट रहा था क्या तूने अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया? कुछ तो अपना लगा लेता, इस्तेमाल कर लेता कुछ तो अपना ब्रेन, फिर उसके बाद लाइसेंस बांटता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑर्डर दिया कि बेटा सुनो, ठीक है, अब अगर ऑर्डर ये आ रहा है कि ये कैंसिल टूटेगा, तो सुनो, जिसने बना लिया उसका नहीं टूटेगा, जिसने बना लिया उसका नहीं टूटेगा। जिसने अभी तक शुरुआत नहीं की, ठीक है, उसको बंद करवा दो, आगे नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने ऑलरेडी डन कर चुका है, उसकी थिएटर बन चुकी है, अब उसे कमेंसमेंट करना बाकी है, उसका नहीं टूटेगा। आ रही है बातें समझ में? क्यों? अगर बेटा तोड़ देते तो क्या हो जाता, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर हो गई? पक्का? अब बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सोर्स ऑफ लॉ, उसके साथ हमने क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कंट्रोल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू या जुडिशियल रिव्यू, साथ में हमने क्या पढ़ा, उसके 3 अलग अलग बातें। कौन कौन से 3 अलग अलग बातें? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और इक्विटेबल और ऑर्डिनरी। आई बातें समझ में? पक्का? चलो, अब बेटा हमारा एक टॉपिक है नेक्स्ट, लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट, 2 बातें हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट और एक पढ़ेंगे लाइबिलिटी टू द पब्लिक सर्वेंट। पहले ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? सब दिखा दूंगा बेटा, पहले सुनने पे ध्यान दो, बता दूंगा कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट और एक है बेटा लाइबिलिटी टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, चलो मुझे बताओ, अब लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट है बेटा, याद रखना गवर्नमेंट की 2 लाइबिलिटी होती है, एक होती है टॉर्ट वाली और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट वाली। एक कौन सी होती है बेटा, टॉर्ट वाली, और एक कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली। नहीं, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट वाली, मोस्टली 2 ही है बेटा, दो ही पे अपन को फोकस करना है। कौन कौन सी? टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ, जब भी हम टॉर्ट वाली लाइबिलिटी की बात करेंगे, टॉर्ट का मतलब क्या होता है, सिविल रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब क्या होता है, सिविल रॉन्ग। टॉर्ट वाली लाइबिलिटी में हमें सिर्फ क्या देखना है कि क्या वो सोवरेन फंक्शन है, अगर सोवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं होगा, और अगर वो नॉन सोवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट लाइबल हो जाएगा। सोवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं होगा, नॉन सोवरेन है तो गवर्नमेंट लाइबल हो जाएगा। सोवरेन का मतलब एक ऐसा काम जो ओनली गवर्नमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी पुलिस इंस्पेक्टर आए और श्री को लेके चले गए, अरेस्ट करके ले गए, किस बिना पे, बैग में ड्रग्स था, लेकिन वो ड्रग्स नहीं था बेटा, नमक था। ड्रग्स नहीं था, वो नमक था। 2 दिन बाद इसको रिहा किया, क्या ये 2 दिन का कॉम्पनसेशन मांग सकता है? सर मेरी इतनी बेइज्जती हुई क्लास के सामने, आपने मुझे कॉलर पकड़ के ले गए और नमक निकला, वो मेरी रेपुटेशन खराब हुई ना। तो पुलिस वाले सिंपल क्या बोलेंगे, सॉरी बेटा, ओनली सॉरी। उसके अगेंस्ट तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी उसने किया वो किस में किया बेटा, सोवरेन फंक्शन में किया। और नॉन सोवरेन का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट का वो काम नहीं था। याद है अपन ने टॉर्ट में एक विद्यावती का केस पढ़ा था, जिसमें उसके हस्बैंड को एक ड्राइवर ने उड़ा दिया था, और ड्राइवर किसका था, स्टेट कलेक्टर का ड्राइवर था। स्टेट कलेक्टर के ड्राइवर ने किसी पर्सन को उड़ा दिया, तो उस लेडी ने क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल किया। तो क्या वो सोवरेन फंक्शन था? नहीं, नॉन सोवरेन मतलब गवर्नमेंट विल बी लाइबल। याद रहेगा? पक्का? कोई डाउट? ये कौन सी लाइबिलिटी थी बेटा, टॉर्ट वाली। टॉर्ट वाली लाइबिलिटी में सिंपल याद रखो, सोवरेन होगा तो गवर्नमेंट नॉट लाइबल, नॉन सोवरेन होगा तो गवर्नमेंट लाइबल। अब बात करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। पहले एक बात मुझे बताओ, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा बेटा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो किसके नाम पे होता है? हाँ, किसके नेम पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो याद रखना बेटा हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पे। किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो
गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेसिडेंट। करेक्ट है। एक बात मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? सेंट्रल और स्टेट ने। नाम किसका है? प्रेसिडेंट का और गवर्नर का। बताओ लाइबल कौन होंगे? क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर लाइबल होंगे? लॉ मेकर ने बोला ना, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट पर्सनली लाइबल। आप अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके नाम पे था? प्रेसिडेंट। आपको अगर लाइबिलिटी लेनी है तो आप केस प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं फाइल करेंगे, किसके ऊपर फाइल करेंगे? यूनियन ऑफ इंडिया। किसके ऊपर फाइल करेंगे? यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब भी मान लो मुझे गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो मैं प्रेसिडेंट के ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा। किसके ऊपर केस फाइल करूंगा? यूनियन ऑफ इंडिया। आपने देखा ना बहुत सारे केस में लिखा होता है यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर स्टेट का होगा तो? स्टेट का होगा तो किसके ऊपर केस फाइल करोगे? वेरी गुड। पर्टिकुलर स्टेट के नाम पे, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ गुजरात, ऐसे आ रही है बातें समझ? याद आ रहा? विद्यावती के केस में क्या लिखा था? विद्यावती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। समझा? तो अगर स्टेट का एम्प्लॉय होगा तो स्टेट के नाम पे जाती है और सेंट्रल का एम्प्लॉय होगा तो यूनियन ऑफ इंडिया। याद रहेगा? चलो जल्दी बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से आर्टिकल से करती है? आर्टिकल नंबर 299 सब आर्टिकल 1। और लाइबिलिटी कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 299 सब आर्टिकल 2। याद रहेगा? ये आर्टिकल्स याद रखो, आपके इंटरव्यू में या आपके एग्जाम में तो इतना काम नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू में बहुत काम आता है। आर्टिकल 299 सब आर्टिकल 1 किसको डील करता है बेटा? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किसके नाम पे होगा? बताओ। सेंट्रल करेगा तो प्रेसिडेंट, स्टेट करेगा तो गवर्नर। क्या वो दोनों पर्सनली लाइबल होंगे? नहीं। लाइबल कौन होगा? सेंट्रल के बेसिस पे यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट के बेसिस पे पर्टिकुलर स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट समझ में आ गया? चलिए अब बता दीजिए आप, लाइबिलिटी टू पब्लिक सर्वेंट, क्या पब्लिक सर्वेंट लाइबल होंगे? पब्लिक सर्वेंट लाइबल होंगे। अगर मैं पब्लिक सर्वेंट में बात करूं, हमारी पुलिस पब्लिक सर्वेंट है ना? अब बताइए, पुलिस कोई हरकत करती है तो क्या उसके लिए वो लाइबल होगी? अगर सोवरेन फंक्शन में नहीं कर रहा तो होना चाहिए। सोवरेन फंक्शन में नहीं कर रहा तो होना चाहिए। हमने क्या बोला? सोवरेन फंक्शन होगा तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर वो सोवरेन फंक्शन में नहीं है तो होना चाहिए। अब यहाँ पे भी लॉ मेकर ने बोला कि अगर वो मैलाफाइड तरीके से कर रहा है, जानबूझ के गलत कर रहा है, तो लाइबल होगा, और ऐसे ही बाय मिस्टेक हो गया तो वो लाइबल नहीं होगा। जानबूझ के कर रहा है तो लाइबल होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मुझे बताओ, क्या किसी भी लेडी विक्टिम को जेंट्स कांस्टेबल या जेंट्स पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट कर सकता है? नहीं। अब मान लो किसी लेडी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, छोटा मोटा क्राइम, या टिकट के बिना चढ़ गई, अब जेंट्स कांस्टेबल उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है। बताओ औकात के बाहर है या नहीं है? तुम्हें पता है ना कि मेरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हो ना, गलत। नाउ लाइबल, नाउ लाइबल, ठीक है। बट ऐसा बेटा होता नहीं है। बुक्स की बातें लिखी हुई है, लिखे रहने दीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर बताऊं, अगर पब्लिक सर्वेंट में सबसे ज़्यादा वॉयलेशन वाला स्टेट कौन सा है? जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट बहुत मिसयूज करते हैं अपनी पावर का, बहुत ही ज़्यादा ना बेटा, सबसे सेफेस्ट प्लेस है ये यूपी, जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट बेटा अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे तो बेटा उनके पुलिस तो पता ही है, फेमस है, पूरी न्यूज़ में छाए रहते हैं वही पुलिस। यूपी के पुलिस वालों की दबंगई पूरे न्यूज़ में छाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर का मिसयूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और कितने ऐसे पुलिस वाले हैं ना बेटा यूपी में, जिनको लिटरली बेटा ABCD लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या बने हुए? पुलिस। और पता है एक बार तो मेरा इंसिडेंस हुआ था, जब मैं यहाँ महाराष्ट्र से गाड़ी लेके जा रहा था अपने बिहार, तो वहाँ पे यूपी पुलिस ने मुझे रोका। और पता क्या बोलता है? महाराष्ट्र की गाड़ी यूपी में नहीं चल सकती, ठीक। और दूसरा पता है मुझसे क्या पूछा, तुम करते क्या हो? तो मैंने अपना बता दिया। फिर पूछे तुम्हारे पापा क्या है? मैंने मतलब फार्मर। बोलते फार्मर क्या होता है? इतना सनका ना मेरा, इतना सनका ना, बोलता फार्मर क्या होता है? कैसे बने तुम भाई पुलिस वाले, जिनको ये नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मर। उस टाइम बेटा इतना दिमाग रहता ना, मैं लिटरली उसका वीडियो रिकॉर्ड करता
और फिर सोशल मीडिया पर डालता। बताओ बेटा ये कौन से पुलिस वाले जिनको ये नहीं पता फार्मर का मतलब क्या है। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सबसे मजेदार टॉपिक यही है। आप सबने नाम सुना है, एक कंसेप्ट बहुत बार सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सुना है। आज बेटा इसका रीजन समझेंगे, ये है क्यों और क्यों लिखा गया है। आपके नोट्स में ये बहुत बड़े टॉपिक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। ये रफ कर दूं ना। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में सीधा सीधा राइट शॉर्ट नोट आता है बेटा किसके ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, इसको बेटा लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है। इसको लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया। अगर लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का रोल होगा? नहीं। जब लेजिस्लेचर ने बनाया ही नहीं तो एग्जीक्यूटिव का रोल यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब ना तो ये लेजिस्लेचर से आया ना तो एग्जीक्यूटिव से आया। सर ये आया कहाँ से फिर? ये पता है किसने बना रखा है? कोर्ट ने। ये किसने बना रखा है? कोर्ट ने। कोर्ट कंसेप्ट यूज करता है किस चीज का? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। वो क्या बोलता है कि सर हमारे पास जब भी कोई केस आएगा हम वहां पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और डिसीजन फेयर देंगे। डिसीजन क्या देंगे? फेयर देंगे। क्यों ऐसा? कोर्ट ऐसा क्यों बोलता है? कोर्ट ने बोला कि अगर हम ऐसा इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा बेटा? लोगों का भरोसा उठ जाएगा कोर्ट से। एक बात बताओ, आज जब भी हमारे साथ कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, हमारा आज भी फेथ बेटा, हम इंडियन सिटीजन का, हमारे साथ इतना गलत होने के बाद भी हमारा फेथ आज भी किसके ऊपर है? हमारे कोर्ट्स के ऊपर है। देखा जाए तो हमारे साथ हमारी कोर्ट बहुत गलत करती है, हमारे पब्लिक सर्वेंट हमारे साथ बहुत गलत करती है, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है कि कभी तो सही करेंगे, कभी तो सही करेंगे। 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल तक हमें इनके ऊपर फेथ दिखा के रखते कि जजमेंट आएगा। आपको एक सीधा एग्जांपल दूं, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, निर्भया केस। उस मम्मी का सोचो कितना फेथ था हमारे सिस्टम के ऊपर। वेट करती रही कि जजमेंट आएगा आएगा आएगा, ठीक है, फेथ था तभी तो किया ना, वेट किया। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इस्तेमाल बेटा ना तो लेजिस्लेचर करता है ना तो एग्जीक्यूटिव करता है। किसने बना रखा है? कोर्ट ने। क्यों बना रखा है? कि ताकि लोगों का भरोसा हमारे जुडिशरी सिस्टम पे बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि लोग जुडिशरी सिस्टम से बाहर निकल जाए, वो भूल जाए कि हम क्या करने वाले हैं, छोड़ दे वो जुडिशरी सिस्टम को। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इतना समझ में आ गया? पक्का? तो चलो आपसे अगर किसी ने पूछा Who has made the concept of natural justice, तो क्या बोलोगे? Our judiciary system। क्यों बनाया? So that पब्लिक का फेथ किसके ऊपर बरकरार रहे बेटा? जुडिशरी सिस्टम के ऊपर बरकरार रहे। इसी वजह से उन्होंने क्या बनाया बेटा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अब इसमें बेटा 2 वर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, दोनों वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक वर्ड का नाम है, नोट्स में देखो आपको लिखा होगा, नेमो ज्यूडा इन कॉसा सुआ, और दूसरा है बेटा ऑडी ऑल्ट्राम पार्टम। देखा नोट्स में दोनों वर्ड दिखा है ना? स्पेलिंग शायद इसमें शायद मिस्टेक है ना बेटा? ज्यूडा का स्पेलिंग बताओ। JUDE है ना? बाकी ठीक लगा ना? इन कॉसा सुआ, नेमो ज्यूडा इन कॉसा सुआ। इसका मतलब बता क्या है? नो वन कैन जज इन इट्स ओन केस। नो वन कैन जज इन इट्स ओन केस या ओन कॉज। एक बात मुझे बताओ, आपने कभी देखा है, मान लो जज का लड़का ही कोई क्राइम करे तो क्या उसी जज को बुलाया जाएगा? क्यों? अनफेयर हो जाएगा। हम जब भी, आपने देखो, हम जब भी अगर कोर्ट की बात करें, हमारा केस कैसे जाता है? एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ क्या फाइल करता है? प्लेंटिफ कौन होता है? जिसने केस फाइल किया है। और डिफेंडेंट कौन होता है? जिसने डिफेंस किया है। तो प्लेंटिफ क्या फाइल करेगा? प्लेंट। और डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंस।
तो पहले प्लेंट होगा और फिर डिफेंस होगा। अब फिर क्या होता है, हेयरिंग होती है। अब मुझे बताओ, हेयरिंग में सिर्फ प्लेंट की सुनूंगा कि डिफेंस का भी सुनूंगा? दोनों का। इसका मतलब क्या है, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जा रही है। दोनों को सुनने के बाद ही जज क्या देता है बेटा, डिसीजन। क्या जज ऐसा बोलेगा, नहीं डिफेंडेंट मैं तो तेरा सुन नहीं रहा, मन नहीं कर रहा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों की सुनी जाएगी, फिर क्या होगा बेटा, जजमेंट होगा। करेक्ट है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फेयर डिसीजन। तो एक बात मुझे बताओ, अगर जज के लड़के ने ही कोई क्राइम किया है और उसी जज को क्या उसको डिसीजन देने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो हमेशा चाहेगा कि मेरे बेटे को कुछ होना। इसी वजह से लॉ मेकर क्या बोलता है कि नो वन कैन जज इन इट्स ओन कॉज। एक इंसान अपने ही केसेस को डील नहीं कर सकता। आ रही है बातें समझ में? और दूसरा बेटा कंसेप्ट क्या है, ऑडी अल्ट्रम पारम। इसका मतलब पता क्या होता है, पार्टम। इसका मतलब बायस्ड जजमेंट होना चाहिए। जजमेंट क्या होना चाहिए बेटा, बायस्ड। दोनों पार्टी की सुनो और उसके बाद क्या दो, आप जजमेंट दो। यही क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये कौन इस्तेमाल करता है, ओनली कोर्ट। कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा गया, ये कोर्ट ने बना रखा है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल जस्टिस का। लेकिन एक बात बताओ बेटा, हमने क्या बोला कि जब भी कोई केस होगा उसमें दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। मतलब प्लेंटिफ का भी सुना जाएगा, डिफेंडेंट का भी सुना जाएगा, और फिर उसके बाद कोर्ट क्या देगा बेटा, जजमेंट देगा। लेकिन क्या कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं जहां पे ना तो प्लेंटिफ की सुनूंगा ना तो डिफेंडेंट की सुनूंगा, सीधा जजमेंट दूंगा? हो सकता है क्या? नहीं। हमने क्या बोला, जनरल रूल क्या है, पहले हम दोनों की सुनेंगे फिर क्या करेंगे, जजमेंट देंगे। लेकिन यस बेटा, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे सीधा क्या आता है बेटा, जजमेंट। वहां पे हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे सकते। वहां पे हम आपको क्या नहीं दे सकते बेटा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे सकते। तो किसका एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, ऑडी अल्ट्रम पारम का। ऑडी अल्ट्रम पारम क्या बोलता है, दोनों पार्टी को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, फिर जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक्सेप्शन किसका बता रहा हूं, ऑडी अल्ट्रम पारम का। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है, चाहो तो लिख सकते हो, शायद मेरे नोट्स में भी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो लिख लो। पहला है बेटा एकेडमिक एवेल्यूएशन। एकेडमिक इवेल्युएशन। ठीक है, बहुत ही आपके मतलब आपके लाइफ से एग्जांपल देता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा। साक्षी ने एग्जाम दिया और जब ये एग्जाम दे के आई ना, फुल कॉन्फिडेंट थी कि फाइनल में तो मैं पक्का हूं। ठीक है, लेकिन बेटा हुआ क्या, एग्जाम में ये फेल कर गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रही है कि सर मुझसे तो पूछा नहीं गया मार्क्स देने से पहले मुझे इंस्टीट्यूट मैसेज करता कि भाई साक्षी मैं तुझे 30 देने वाला हूं, फिर मैं बोलती कि 60 दे दो। ठीक है, मुझे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी नहीं गई, सीधा क्या दे दिया, मार्क्स दे दिया। बताओ क्या वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये क्या है बेटा, एकेडमिक इवैल्यूएशन है। यहां पे नेचुरल जस्टिस मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा। याद रहेगा पक्का, एकेडमिक इवैल्यूएशन समझ में आ गया। दूसरा इमरजेंसी है बेटा, आपको क्या नहीं मिलेगा, ऑडी अल्ट्रम पारम नहीं मिलेगा, पार्टम नहीं मिलेगा। बताओ ना जरा एग्जांपल देना, इमरजेंसी लाइक सेक्शन नंबर बताओ, इमरजेंसी का सेक्शन कौन सा है? 144। एक बात बताओ, कोरोना आया 144 लगा दिया, डायरेक्ट लगाया ना गवर्नमेंट ने, क्या हमसे पूछा कि भैया मैं लगा रहा हूं, बता दो कौन से दिन से लगाऊं, मुहूर्त निकाल के बताना, ऐसा बोला नहीं, सीधा लगा दिया ना, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलता। याद रहेगा कौन से दो केस हमने बोले, एकेडमिक इवैल्यूएशन पे क्या नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा, इमरजेंसी में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल वर्क में बेटा क्या नहीं मिलता आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलता। इम्प्रैक्टिकेबल वर्क में क्या नहीं मिलता बेटा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलता। इसके एक्सेप्शंस कैसे होंगे? उसी में तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है ना। नहीं मैम, इसमें मिलता है ना, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि नो वन कैन जज ऑन इट्स ओन कॉज। आप सीधा बोल सकते हो कि सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यह एक्सेप्शन है।
ठीक है, यहां पे इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। मान लो आप लोग कॉलेज जाते हो, अब मान लो आपने कॉलेज में कोई कांड कर दिया तो आपको कॉलेज वाले सस्पेंड कर देंगे? आप बोलोगे वहां पर किसी का मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला, कांड किया ना। एक बात बताओ, अभी सिर्फ क्या किया है, सस्पेंड किया है ना, इंटरिम है ना। अभी क्या होगा, सस्पेंड करने के बाद इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर तुम्हारा गिल्ट नहीं पाएगा तो दोबारा से फाइनल ऑर्डर थोड़ी है ये क्या है बेटा, इंटरिम है ना, तो बोला इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलता क्योंकि हमने आपको फाइनल अभी तक कुछ बोला नहीं है, याद रहेगा। तो ये बेटा ऐसे 4 कुछ एक्सेप्शन है किसके, नेचुरल जस्टिस के। नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, दोनों पार्टी की सुनी जाएगी, उसके बाद हम क्या देंगे बेटा, जजमेंट देंगे। लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि सर 4 केसेस ऐसे हैं जहां पे क्या नहीं मिलेगा, नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा। कौन कौन से 4 केसेस बेटा, जल्दी बता दो, कौन कौन से 4 केसेस। एकेडमिक इवैल्यूएशन पे नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता है, इमरजेंसी पे नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा, इम्प्रैक्टिकेबल चीजें हैं तो नहीं मिलेगा, और लास्ट क्या है बेटा, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर क्या नहीं मिलता, नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा। यानी यहां पे सीधा क्या आता है बेटा, जजमेंट आता है। यहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाली कोई बात नहीं होगी। आ रही है बातें समझ में। सोर्स ऑफ लॉ को छोड़ के हमने जितने भी टॉपिक आज पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशरी कंट्रोल पढ़ा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पढ़ा, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के वो 3 पार्ट पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और इक्विटेबल वाले। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर ये नेचुरल जस्टिस पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी और पब्लिक सर्वेंट की लाइबिलिटी। ये सब बेटा आपके कौन से चैप्टर का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये सब कौन से चैप्टर का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव का। समझ में आ गया। अब सुनो, सोर्स में 1-2 बातें छोटी छोटी। एक बात मुझे बताओ, लॉ बनाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, इंप्लीमेंट करने वाले को एग्जीक्यूटिव, और इंटरप्रेट करने वाले को क्या बोलते हैं, जुडिशरी। अब एक बात बताओ, लॉ जो बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है, लॉ इज मेड फॉर सोसाइटी या किसी और के लिए, लॉ किसके लिए बनाया जाता है, सोसाइटी के लिए या किसी और के लिए, सोसाइटी के लिए। क्या सोसाइटी को देख के लॉ बनाया जाता है या सोसाइटी को गवर्नमेंट सीधा विदाउट सोसाइटी को देखे हुए लॉ बना देती है, सोसाइटी को देख के। क्यों, अगर हम ये बोलते कि लॉ मेकर जो है बिना सोसाइटी को देखे हुए लॉ बनाते तो फिर लॉ में कभी बदलाव नहीं आता, चेंजेस नहीं आता, ठीक है। आपको पता है आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड किसको डील करता है, होमोसेक्सुअलिटी। पहले अलाउड था, नहीं, अभी अलाउड है, चेंज हुआ, लॉ में चेंज आया, आईपीसी में भी हमने चेंज किया। क्यों चेंज किया, सोसाइटी के चेंज की वजह से हमने क्या किया, चेंज। आपको पता है दूसरा एक और इफेक्ट आया है, पहले एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट रखना क्या था, इलीगल था, अभी लीगल है, अभी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट मीन्स व्हाट, सोसाइटी चेंज, हमने लॉ को भी क्या किया बेटा, थोड़ा सा चेंज किया। आपको एक और पता है, पहले एक जजमेंट आया था, बहुत ही एडवर्स जजमेंट था, वो लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर। लिविंग रिलेशनशिप का जो पहले डेफिनेशन था वो क्या था, अ बॉय एंड गर्ल लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेटा क्या लिखा है तूने, क्या लिखा है पहले बता, बॉय एंड गर्ल लिविंग टुगेदर, इसका मतलब भाई और बहन लिविंग रिलेशनशिप पे है, चेंज करो ना लाइक जजमेंट। फिर चेंज क्या किया, अ बॉय एंड गर्ल लिविंग टुगेदर फॉर द प्रॉमिस ऑफ मैरिज इन द फ्यूचर इज कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप। और पता है उस टाइम पेनल्टी कितनी लगाई गई थी कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप पे रहते हो, छोड़ के चले जाओगे, ठीक है, तो बॉयज को अपनी सैलरी का 50% देना पड़ेगा। सारे दर्द इन्हीं को, बर्बाद है वो तो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब तो कभी, अब कुछ दिनों बाद बेटा ऐसा भी होगा, डाइवोर्स होता है, एलिमनी किसको मिलता है, और लड़की ने लड़के को दिया तो कपिल की लैंग्वेज में बाबा जी का ठुल्लू लो और निकलो यहां से। चलो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं लॉ के कुछ फीचर्स, ठीक है। अब ये आपको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं तो भी सिंपल है। देखो लॉ के कुछ फीचर्स क्या लिखे हुए, पेज नंबर 6 बेटा, सोर्स ऑफ लॉ के पेज नंबर 6 पे हूं मैं। लॉ के कुछ फीचर्स लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है, लॉ इज ए जनरल रूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द स्टेट, मतलब कंट्री। लॉ क्या है बेटा, एक ह्यूमन बिहेवियर है, किसका, कंट्री के अंदर में।
इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है बेटा, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं सबके ऊपर, जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं उन सबके ऊपर क्या होगा बेटा, लॉ अप्लाई होगा। दूसरा एलियंस, एलियन कौन होते हैं, फिरंगी, अगर फिरंगी को इंडिया में रह रहा है तो उनको भी क्या होगा बेटा, ये लॉ अप्लाई होगा। देन लॉज आर मेड एंड इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, लॉ को बनाता कौन है, गवर्नमेंट, इन्फोर्स कौन करता है, गवर्नमेंट। वॉल्यूशन ऑफ लॉज आर पनिशेबल, अगर हम लॉ का वॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पनिशमेंट लगेगा। नेक्स्ट वॉल्यूशन पनिशमेंट आर ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, पनिशमेंट हमेशा कहां लिखी होती है बेटा, लॉ में लिखी होती है। द कोर्ट सेटल द ऑल डिस्प्यूट, कोर्ट क्या करेगा बेटा, सेटल करेगा सारे के सारे डिस्प्यूट को। हर एक स्टेट में बेटा क्या होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी होता है ना, देखो एक कंट्री का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, और हर एक स्टेट का अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछे ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लॉ, कोई भी 5 फीचर्स लिख के आ जाना, समझा, कोई भी 5 फीचर्स लिख के आ जाना, ठीक है। अब ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे फीचर्स ऑफ लॉ, इंपोर्टेंस ऑफ लॉ, बेनिफिट ऑफ लॉ, यही ठोक के आना, कोई भी 5 पॉइंट, समझा, क्या क्या में, बेनिफिट, फीचर और इंपोर्टेंस। चलो उसके बाद देखो नीचे वाले पेज पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ लॉ, पेज नंबर 3 बेटा, मिला, सोर्स ऑफ लॉ, क्या क्या सोर्स है बताओ, हमने पढ़ा था अभी, कस्टम, दूसरा रिलीजन, तीसरा लेजिस्लेशन जो लॉ बनाने वाली बॉडी है, फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लॉ मेकर क्या करता है, अपनी पावर डेलीगेट कर देता है, जुडिशियल डिसीजन मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और जजमेंट, और लास्ट इक्विटी पढ़ा था हमने, एंड देन उसके बाद खत्म। क्लियर है, इसमें से बेटा किसी भी 2-3 के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा ना, कौन से 6 पॉइंट्स पढ़े ना, इसमें से किसी के ऊपर क्या आ जाएगा, आपको शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, समझा। उसके बाद सीधा बेटा आपको देखो 3 अलग अलग टॉपिक पॉइंट नंबर 5 पे लिखे हुए, पेज नंबर 5 पे, कॉमन लॉ, प्रेसिडेंट लॉ, स्टेयर डाइसिस लिखा, पढ़ रखा है किसी ने, आप दोनों ने पढ़ा है लॉ में, अच्छा भाई फर्स्ट ईयर में हो, अच्छा 12th वाला है ना, हाँ इसीलिए। चलो बेटा, कॉमन लॉ, प्रेसिडेंट लॉ और क्या लिखा हुआ बेटा, स्टेयर डाइसिस। अब देखो जरा, तीनों को जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा अमित सर तीनों में डिफरेंस क्या है, आपको लगेगा लुक्स लाइक अ सेम। देखो क्या लिखा है कॉमन लॉ में, कॉमन लॉ इज द लीगल सिस्टम यूज इन ग्रेट ब्रिटेन and the United States. According to the common law, judge must consider the decision of earlier court. जज क्या करेगा बेटा, अर्लियर कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेगा और फिर नया जजमेंट देगा, मतलब सिमिलर केस होगा। इसी को क्या बोला गया है बेटा, कस्टमरी लॉ, इसी को क्या बोला गया है, कस्टमरी लॉ, जो हमने पढ़ा था ना सोर्स ऑफ लॉ में सेकंड पिलर क्या था, कस्टम, इसी को हमने क्या बोला बेटा, कस्टमरी लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन लॉ का मतलब क्या है, कोर्ट जो है अर्लियर डिसीजंस को क्या करेगा, फॉलो करके एक नया डिसीजन पास आउट करेगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा, प्रेसिडेंट लॉ, क्या लिखा हुआ है, Precedent means deferring to a prior reported opinion of an appellate court which form the basis in the future on the same legal question decided in the prior judgment. The requirement that the lower court must follow the precedent is called the stare decisis. इसका मतलब क्या है भाई, किसी कोर्ट के पास कोई मैटर आया और जब मैटर को वो डील करने लगा तो उसने देखा कि सेम इसी टाइप का मैटर पहले किसी ने किया है, तो उसको क्या करना है बेटा, उसी मैटर्स को फॉलो करके जजमेंट देना है। बट कब, जब फैक्ट सेम होगा। लेकिन फैक्ट अगर डिफरेंट होगा तो आप क्या करोगे, जजमेंट में चेंज करोगे। लेकिन मान लो आपने जजमेंट में चेंज नहीं किया, सेम चीज को फॉलो करके जजमेंट दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेयर डाइसिस। समझा। तो देखो तीनों बातें बराबर हो गई। हमने कॉमन लॉ में क्या बोला, कोर्ट अर्लियर जजमेंट को यूज करके अभी नया वाला जजमेंट देगा। ठीक है। हमने क्या बोला कि सर कोर्ट ने पुराने दिए गए जजमेंट को फॉलो करके ही डिसीजन दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कस्टमरी। और इसी को हमने क्या बोला, स्टेयर डाइसिस। अगर उसमें कुछ बदलाव किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो वो स्टेयर डाइसिस नहीं कहलाएगा। अगर बदलाव नहीं किया तो स्टेयर डाइसिस नहीं कहलाएगा। समझा। चेंज अगर हो रहा है तो वो अलग डिसीजन होगा, न्यू जजमेंट होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट रिव्यू ले सकता है, रेफरेंस ले सकता है, किसका बेटा, पुराने केसेस का। ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपके सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आएगा। ये तीनों क्वेश्चन किस में आएगा, सिर्फ शॉर्ट नोट्स में। तीनों में से कोई भी एक। ठीक है। चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल सूट एंड क्रिमिनल सूट।
सिविल सूट क्या होता है और क्रिमिनल सूट? ये लेस लेस सीरियस सिविल सूट, मोर सीरियस क्रिमिनल सूट। लेकिन इससे भी अच्छा मैंने डिफरेंस बताया था, बताओ। वो लेस पर्सनल नेचर का सूट इज अ सिविल और पब्लिक नेचर का सूट इज अ क्रिमिनल। सोसाइटी के लिए अगर आपने कोई क्राइम किया, मर्डर अगेंस्ट द सोसाइटी होता है तो इट्स अ क्रिमिनल। और अगर आपने डाइवोर्स की बात करें, अगेंस्ट द पर्सन होता है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? सिविल सूट। और एक और तरीका बताया था, इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 इयर्स है तो सिविल और मोर देन 3 इयर्स है तो क्रिमिनल। आ रही है बातें समझे? प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस फाइल करता है। डिफेंडेंट कौन होता है? जो केस को डिफेंड करता है। अच्छा बताओ, प्लेंटिफ क्या फाइल करता है? स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट। और डिफेंडेंट क्या फाइल करता है? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाया किसके ऊपर? डिफेंडेंट के ऊपर, भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब डिफेंडेंट उसका रिप्लाई करेगा, क्या बोलेगा? मैंने ऐसा नहीं किया, यानी वो अपना डिफेंस ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। अब कोर्ट ने इस प्लेंट और डिफेंस के बेसिस पे क्या दिया? जजमेंट। तो जजमेंट का क्या देगा वो? रीजन। उसको क्या बोलेंगे? जजमेंट के रीजन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ केस। स्टेटमेंट ऑफ केस। अभी पढ़ा था ना रेफरेंस में कि सर मुझे स्टेटमेंट ऑफ केस नहीं मिला, मैं उसके लिए आपको क्या कर रहा हूं? बोलो हाई कोर्ट को मुझे क्या दे दे? वो स्टेटमेंट ऑफ केस दे दे। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? खत्म हो गया बेटा दोनों टॉपिक आपका। कौन सा? सोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया दोनों लॉ? पक्का अच्छे समझ में आ गया? 1 मिनट बेटा।